गु युए क्लान शोंगली पहाड़ की ढलान पर खड़ा होकर दूर के गु युए विलेज को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक जटिल सा भाव था। हल्की ठंडी पतझड़ की हवा धीरे धीरे बह रही थी। पतझड़ के रंगों ने पूरे माउंटेन को रंग दिया था। पेड़ों की पत्तियां पीली और लाल रंग में सजी थीं। जंगली फल जगह जगह पर लगे हुए थे। सिर्फ किंग माओ बांस ही हरा और सीधा खड़ा था। कुछ समय पहले तक गु युए क्लान भी इन किंग माओ बांस की तरह था, साल भर हरा भरा, किंग माओ माउंटेन का मालिक। लेकिन अब देखो, ये क्लान भी पीछे गिरने लगा है। शोंगली के होठों पर ठंडी हंसी आ गई, लेकिन फिर उसे बाई विलेज का ख्याल आया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। बाई विलेज के उभार ने पहले से बनी हुई ताकत का संतुलन बिगाड़ दिया था। पुराना हकदार गु युए क्लान कमजोर हो गया था। शोंग विलेज के कामकाज भी ठीक से नहीं चल रहे थे। ये सब मिलकर किंग माओ माउंटेन की स्थिति को उथल पुथल की तरफ धकेल रहे थे। शोंगली जानता था कि यह अपहीवल अभी फूटा नहीं है, क्योंकि वुल्फ टाइड का दबाव है। तीनों विलेजेस को मिलकर इस वुल्फ टाइड से निपटना है, इसलिए वे अभी तक शांति बनाए हुए थे और पुरानी दुश्मनी को दबाकर रखे हुए थे। जैसे ही वुल्फ टाइड खत्म होगा, किंग माओ माउंटेन की पुरानी रचना टूट जाएगी। बाई निंगबिंग कुछ ही सालों में रैंक 3 तक पहुंच गया है। सचमुच डरावना है। शोंगली के मन में सफ़ेद कपड़े पहने उस नौजवान की छवि उभर आई और उसके दिल पर मानो कोई बड़ा पत्थर रख दिया गया हो। वो शोंगली शोंग विलेज के रैंक 2 गु मास्टर्स में सबसे आगे था। उसने तरह तरह की लड़ाइयां लड़ी थीं और ज्यादातर जीती थीं, इसी से उसका नाम बना था। उसके पास ग्रैंड बेयर गु था, जिससे वो भालू जैसी ताकत फूट सकती थी। उसे किंग माओ माउंटेन का सबसे ताकतवर इंसान कहा जाता था। उसने अपनी आंखों से बाई निंगबिंग का रॉकेट जैसी उन्नति देखी थी, इसलिए वो औरों से बेहतर जानता था कि ये नौजवान कितना भयानक है। ग्रुप लीडर, वो सामने गु युए विलेज है। अभी तो दूर है, हम यहाँ क्यों रुक गए? बगल से शोंगलिन ने दोनों हाथ सिर के पीछे बांधकर उत्सुकता से पूछा। इस 5 लोगों की टोली में शोंगलिन सबसे छोटा था। अभी अभी उसने डेब्यू किया था। वो फांग युआन की उम्र का ही था और इस साल शोंग विलेज का टॉप जीनियस कहलाया था। उसका कद छोटा था और उसने सिर पूरी तरह मुड़वा रखा था, जो धूप में चमक रहा था। शोंगली ने इस नए प्रतिभाशाली को देखकर अपना भारी मन कुछ हल्का किया। उसने गहरी आवाज में जवाब दिया, हम यहाँ डिप्लोमैटिक मिशन पर आए हैं, स्काउटिंग मिशन पर नहीं। ये इलाका पहले से ही गु युए क्लान की चेतावनी वाली सीमा है। अगर हम सीधे चले गए तो हमें दुश्मन समझ लिया जाएगा। ओह, तो बात ये थी, शोंगलिन ने समझते हुए कहा। हमारा इस बार का मकसद 2 है। पहला, क्लान हेड का निजी पत्र गु युए के क्लान लीडर को सौंपना। दूसरा, रिवर स्वॉलोइंग टोड की घटना की जांच करना। याद रखो, ये गु युए विलेज का इलाका है। वहां पहुंचने के बाद गुस्से पर काबू रखना, लेकिन हमारी शोंग विलेज की इज्जत पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए, समझे? शोंगली की नजरें सब पर घूमी और उसने जोर से कहा। बाकी गु मास्टर्स के चेहरे गंभीर हो गए और सबने चुपचाप सिर हिला दिया। ग्रुप लीडर, कोई आ रहा है, टोह लेने वाले गु मास्टर ने अचानक कहा। हम इतनी देर से खुले में हैं, अब तक तो आ ही जाना चाहिए था, लेकिन कौन होगा? तो ये तो चीशान है। थोड़ी ही देर बाद शोंगली ने भी चीशान की टोली देख ली और उसकी आंखों में चमक आ गई। वो इंसान कितना ऊंचा है? क्या ये चीशान है? ये तो आपसे भी लंबा है, और देखो ये मांसपेशियां एकदम टुकड़ों में बंटी हुई। ग्रुप लीडर, क्या यही वो आदमी है जिसके पास जन्मजात ताकत है और जो किंग माओ माउंटेन का सबसे ताकतवर कहलाने का खिताब छीनने की कोशिश कर रहा है? शोंगलिन तुरंत उत्साह से बोला। और कौन होगा? शोंग जियांग ने तिरस्कार से होंठ सिकोड़ते हुए कहा। शोंगली, चीशान। दोनों टोलियां लगभग 50 कदम की दूरी पर रुक गईं। दोनों ग्रुप लीडर आमने सामने आए। उनकी नजरें आपस में टकराईं और जैसे हवा में चिंगारियां छूट गईं। लगता है इस बार शोंग विलेज की ओर से तुम स्पेशल एनवॉय बने हो, चीशान ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। वो पहले भी कई बार शोंगली से लड़ चुका था। और बाई विलेज का स्पेशल एनवॉय पहुंचा? शोंगली का चेहरा सख्त हो गया। इतना क्यों पूछ रहे हो? मेरे पीछे आओ। चीशान ने सावधानी से पीछे मुड़कर उन्हें आगे बुलाया। इधर। गुप्त कमरे में फांग युआन के सामने 4 शराब के घड़े रखे थे। खट्टा, मीठा, कड़वा और तीखा, ये 4 तरह की शराब। मीठा था गोल्डन हनी वाइन, तीखा था व्हाइट ग्रेन्स लिक्विड, खट्टा रेडबेरी वाइन से और कड़वा बिटर शेल वाइन से। फांग युआन जमीन पर पालथी मारकर बैठा। उसने मन से दोनों लिकर वर्म्स को अपने एपर्चर से बाहर बुलाया। 4 फ्लेवर्स लिकर वर्म का फ्यूजन साधारण फ्यूजन से कुछ अलग था। दोनों लिकर वर्म्स फांग युआन की इच्छा से रेडबेरी वाइन वाले घड़े में घुस गए। वहां फ्यूजन शुरू हो गया। घड़े के अंदर एक सफेद रोशनी का गोला बनने लगा, जिसकी चमक घड़े से बाहर निकलकर दीवार पर पड़ने लगी। फांग युआन ने प्राइमेवल स्टोन्स घड़े में फेंकना शुरू किया। 1 टुकड़ा, 10 टुकड़े, 50 टुकड़े। जब 100वां टुकड़ा डाला तो रोशनी का गोला सिकुड़कर मुट्ठी के बराबर हो गया और शराब में तैरने लगा। रेडबेरी वाइन पूरी तरह खत्म हो गया। फांग युआन ने दूसरा घड़ा उठाया, गोल्डन हनी वाइन, और उसे डाल दिया। रोशनी का गोला फिर फूलकर पहले जैसा बड़ा हो गया। फांग युआन का सिर पसीने से तर हो गया।
वो लगातार लिकर वर्म्स की चेतना को एक बनाए हुए था और ये काम दिमाग के लिए बहुत थकाने वाला था। उसने प्राइमीवल स्टोन्स डालते रहना जारी रखा। हर टुकड़े के साथ रोशनी का गोला थोड़ा थोड़ा सिकुड़ता गया जब तक कि फिर से मुट्ठी के बराबर नहीं हो गया। इसके बाद उसने क्रम से बिटर शेल वाइन और फिर व्हाइट ग्रेन्स लिक्विड डाल दिए। चारों शराबें खत्म होते ही घड़े के अंदर की रोशनी अचानक तेज हुई और फिर गायब हो गई। सक्सेस। फांग युआन ने आंखों से देखे बिना ही समझ लिया कि फ्यूजन सफल हो गया। उसकी इच्छा पर घड़े से एक जू कांपते हुए बाहर निकला। यह था 4 फ्लेवर्स लिकर वर्म। लिकर वर्म से देखने में बहुत फर्क नहीं था, बस थोड़ा बड़ा था। यह भी रेशम के कीड़े जैसा था और इसकी 2 चमकती हुई काली आंखें थीं। फर्क यह था कि लिकर वर्म का शरीर पूरी तरह सफेद होता था, लेकिन 4 फ्लेवर्स लिकर वर्म का शरीर 4 रंगों में लगातार झिलमिलाता रहता था। लाल तीखे का, नीला कड़वे का, हरा खट्टे का और पीला मीठे का। फांग युआन को यह धरती के नियॉन लाइट्स की याद दिला गया। हूफ फांग युआन ने राहत की सांस छोड़ी। उसकी किस्मत अच्छी थी, पहली बार में ही सफलता मिल गई। अगर नाकामयाबी होती तो लिकर वर्म्स को गंभीर चोट लग सकती थी, यहां तक कि एक मर भी सकता था या बिटर शेल वाइन बर्बाद हो जाती। दोनों ही स्थिति झंझट भरी होती। खुशकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। गू मास्टर को गू का उपयोग करना, उनका पोषण करना और रिफाइन करना पड़ता है। इनमें से कोई भी काम आसान नहीं होता। खासकर फ्यूजन के मामले में तो कई गू मास्टर्स को रेसिपीज ढूंढने और सामग्री इकट्ठा करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। हर रेसिपी कामयाब नहीं होती और सामग्री जुटाने में कभी कभी 10 साल से ज्यादा लग जाते। अगर रेसिपी भी मिल गई और सारी सामग्री भी, तो भी फ्यूजन असफल हो जाए तो सब मेहनत और सामग्री बर्बाद हो जाती। गू मास्टर की कल्टीवेशन सचमुच कठिन है, फांग युआन ने सांस भरते हुए कहा। फ्यूजन शुरुआती दौर में आसान रहता है, लेकिन रैंक 4 और रैंक 5 फ्यूजन की सफलता दर 10 में 1 से भी कम होती है। रैंक 6 फ्यूजन की सफलता तो बस 1% होती है। हर असफलता पर बड़े पैमाने पर संसाधन बर्बाद होते हैं, लेकिन अगर सफलता मिल जाए तो फायदे बेहद बड़े होते हैं। जैसे कि फांग युआन का नया 4 फ्लेवर्स लिकर वर्म। ये रैंक 2 प्राइमीवल एसेंस को रिफाइन कर सकता था और उसे एक छोटे स्तर तक बढ़ा देता। फांग युआन ने रेड स्टील रेलिक गू की मदद से मिडिल स्टेज तक बढ़त बनाई थी। अब इस 4 फ्लेवर्स लिकर वर्म के साथ वो अपर स्टेज प्राइमीवल एसेंस तक पहुंच गया। उसकी लड़ाई की ताकत दोगुनी हो गई। साथ ही ये वर्म उसके एपर्चर को पोषण देता, जिससे कल्टीवेशन की गति भी तेज हो जाती। लेकिन फायदे के साथ नुकसान भी आते हैं। इस वर्म का इस्तेमाल करने से प्राइमीवल स्टोन्स की खपत और बढ़ जाएगी। सिर्फ वाइटालिटी लीव्स बेचकर मिलने वाली आमदनी से उसका खर्चा नहीं चल पाएगा। अब मुझे स्टेल्थ रॉक गू को स्टेल्थ स्केल्स गू में फ्यूज करना होगा। यह एक और खर्च बढ़ाएगा। फ्यूजन, चाहे सफल हो या असफल, हर बार प्राइमीवल स्टोन्स खर्च करता है। फांग युआन ने 4 फ्लेवर्स लिकर वर्म को रिफाइन करने में 400 से ज्यादा प्राइमीवल स्टोन्स खर्च कर दिए थे। क्लैन ने उसे रिवर स्वॉलोइंग टोड को भगाने पर 500 प्राइमीवल स्टोन्स दिए थे। दूसरों के लिए ये बहुत लंबे समय तक काफी होते, लेकिन फांग युआन ने लगभग सब खर्च कर दिए। अच्छी बात यह थी कि संपत्ति की बिक्री से जो पैसे बचे थे उनमें से कुछ अभी भी थे। थोड़े समय तक कोई चिंता नहीं थी, लेकिन स्टेल्थ स्केल्स गू को रिफाइन करना जरूरी था। स्टोन मंकी किंग को मारने के बाद उसे स्टेल्थ रॉक गू मिला था, लेकिन उसका कोई बड़ा उपयोग नहीं था। यह सिर्फ शरीर को अदृश्य कर सकता था, यानी जब वो इसे प्रयोग करता तो उसका शरीर तो गायब हो जाता, लेकिन कपड़े और सामान सब साफ नजर आते। स्टोन मंकी किंग को कपड़ों की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसके लिए ये कोई समस्या नहीं थी। लेकिन फांग युआन के लिए ये बड़ी दिक्कत थी। स्टेल्थ रॉक गू को पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए उसे कपड़े उतारने पड़ते, नहीं तो लोग चलते फिरते कपड़े देखते और समझ जाते कि कोई रैंक 2 गू मास्टर वहां मौजूद है। स्टेल्थ रॉक गू रैंक 1 का वर्म था। अगर इसे रैंक 2 स्टेल्थ स्केल्स गू में बदला जाए तो कपड़े भी अदृश्य हो जाएंगे। अगर स्टोन मंकी किंग के पास स्टेल्थ स्केल्स गू होता तो शायद फांग युआन उसे हरा ही नहीं पाता। स्टेल्थ स्केल्स गू को रिफाइन करने के लिए और भी सामग्री चाहिए थी, जो काफी सामान्य थी। फांग युआन ने पहले ही जियांगया से इन्हें इकट्ठा करने की मदद मांग ली थी। अगर मैं स्टेल्थ स्केल्स गू रिफाइन कर लूं तो सीक्रेट केव में आना जाना बहुत आसान होगा और वुल्फ टाइड के दौरान मैं आसानी से हमला और पीछे हट सकूंगा। फांग युआन सोच में डूबा था। शाम हो गई थी। उसने 4 फ्लेवर्स लिकर वर्म को एपर्चर में रखा और गुफा से बाहर निकलकर विलेज की तरफ चल पड़ा। रिवर स्वॉलोइंग टोड को भगाने के बाद उस पर सबकी नजरें टिक गई थीं। इन दिनों उसके लिए अकेले घूमना आसान नहीं था। अगर वो गुफा में ज्यादा देर रुकता तो शक होने लगता। विलेज के दरवाजे पर ताकत की प्रतियोगिता चल चुकी थी। शुंगली की टोली गर्व से खड़ी थी, जबकि चीशान की टोली और दरवाजे पर पहरा देने वाले गू मास्टर्स के चेहरे भारी थे। शुंगली की ऊंचाई भले ही चीशान से कम थी, लेकिन उसकी नजरें उस समय सबके ऊपर से देख रही थीं। उसने धीरे से कहा, चीशान, तुम्हें सचमुच जन्मजात ताकत मिली है, लेकिन मेरे पास ब्राउन बेयर इनेट स्ट्रेंथ गू है और मैं भालू की ताकत रखता हूं। अभी जो लड़ाई हुई उससे तुमने देख लिया कि तुम अभी भी मेरे मुकाबले नहीं हो।
किंग माओ माउंटेन का सबसे ताकतवर कहलाने का खिताब पाना चाहते हो? सपना देखो, शोंग जियांग ने पास से ताना मारा। ची शान का चेहरा पीला पड़ गया। वो जानता था कि सामने वाले ने जानबूझकर उसे चुनौती दी और इस हरकत के पीछे राजनीतिक मंशा थी। उसकी ये हार अब सिर्फ उसकी निजी नहीं थी, बल्कि गु युए क्लान की इज्जत पर धब्बा थी। मुझ पर जीतकर इतना घमंड क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि अब मैं क्लान का सबसे ताकतवर नहीं हूं? अगर वाकई हिम्मत है तो पहले फांग युआन को हराकर दिखाओ। ची शान को मजबूरी में फांग युआन का नाम लेना पड़ा। ओह, फांग युआन? मैंने तो सुना था कि गु युए क्लान से एक ए ग्रेड जीनियस निकला है, उसका नाम फांग झेंग है। लेकिन ये फांग युआन कौन है? शोंगली ने हैरानी से पूछा। ची शान ने तिरस्कार से कहा, फांग युआन फांग झेंग का बड़ा भाई है। उसके पास भी जन्मजात ताकत है और उसके पास भी एक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग गू वर्म है। कुछ समय पहले उसने अकेले ही रैंक 5 रिवर स्वॉलोइंग टोड को 100 मीटर से ज्यादा धकेलकर विलेज से बाहर भगा दिया था। अगर यकीन ना हो तो विलेज में किसी से भी पूछ लेना। शोंगली की टोली के चेहरों का रंग बदल गया। रैंक 5 रिवर स्वॉलोइंग टोड, फांग युआन। यह नाम तुरंत उनके दिलों पर गहरे से दर्ज हो गया। 3 चेहरे जितने बड़े मून ब्लेड्स हवा को चीरते हुए निकले, नीली डरावनी रोशनी के साथ। एक पल में ही 16-17 जेड आई स्टोन मंकीज मौके पर ढेर हो गए। फांग युआन का पीछा कर रही स्टोन मंकी की भीड़ का आधा हिस्सा वहीं कट गया। फांग युआन पीछे नहीं हटा, बल्कि उसी जगह खड़े होकर उसने दाहिने हाथ से 3 बार हवा को काटा। 3 मून ब्लेड्स पूरे स्टोन मंकी ग्रुप में घुस गए। जो भी सामने आया उसका सिर काट डाला। उन बंदरों की लाशें जमीन पर गिरीं और टुकड़े टुकड़े हो गईं। उनकी आंखें बदलकर जेड पर्ल्स बन गईं और खून से भीगी जमीन पर लुढ़क गईं। फांग युआन ने अपना अपर्चर देखा। उसके पास अब भी आधे से ज्यादा डार्क रेड प्राइमीवल एसेंस बचा था। मून ग्लो गू को चलाने के लिए लाइट रेड प्राइमीवल एसेंस का 10% खर्च होता है। रैंक 2 के शुरुआती स्टेज में फांग युआन लगातार सिर्फ 4 मून ब्लेड्स चला सकता था। जब वो मिडिल स्टेज पर पहुंचा तो संख्या 8 हो गई और अपर स्टेज पर यह दोगुनी होकर 16 तक पहुंच जाती। फांग युआन सच में रैंक 2 अपर स्टेज पर नहीं था, लेकिन 4 फ्लेवर्स लिकर वर्म की रिफाइनिंग की वजह से उसके पास अपर स्टेज प्राइमीवल एसेंस था, जिससे उसे झूठा अपर स्टेज समझा जा सकता था। उसकी फाइटिंग स्ट्रेंथ तेजी से बढ़ गई थी। पहले अगर उसके पीछे 70-80 स्टोन मंकीज लगते तो उसे लड़ते लड़ते पीछे हटना पड़ता, लेकिन अब वो बस मून ब्लेड्स चला रहा था और ज्यादातर को तुरंत मार गिरा रहा था। बचे खुचे बंदर भाग निकले। सिर्फ 2 दिन में मैंने 3 स्टोन पिलर्स साफ कर लिए। ये रफ्तार पहले से कई गुना तेज है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आधे महीने में मैं फिर से सेंट्रल एरिया तक का रास्ता खोल दूंगा, फांग युआन ने सोचा। फ्लावर वाइन मंक की शैली के अनुसार सेंट्रल पिलर की अंडरग्राउंड केव अगली बाधा होगी। बहुत संभव है कि वहां एक और अर्थ ट्रेजर फ्लावर गू हो। मेरा अंदाजा है कि फ्लावर वाइन मंक की स्ट्रेंथ इनहेरिटेंस अब लगभग खत्म होने वाली है। आखिरकार वो गंभीर रूप से घायल था और उसकी हालत बहुत खराब थी, इसलिए उसने जल्दी जल्दी ये इनहेरिटेंस सेट किया। ज्यादा से ज्यादा 2 और रुकावटें होंगी। फांग युआन को इमेज वॉल पर देखा हुआ नजारा याद आया। खून से लथपथ फ्लावर वाइन मंक अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। अपनी पिछली जिंदगी के गहरे अनुभव से उसने ये निष्कर्ष निकाला। फ्लावर वाइन मंक के पास ज्यादा समय नहीं था इस लेगेसी को तैयार करने का, इसलिए वो और कुछ नहीं कर सका। पर यह एक खास मामला था। आमतौर पर गू मास्टर्स को लेगेसीज बनाने में कई साल लगते हैं। कुछ बड़े पैमाने की लेगेसीज तो 10-10 साल में एक बार खुलती हैं। कुछ लेगेसीज अलग अलग जगहों में बांटी हुई होती हैं, यहाँ तक कि दुनिया के अलग छोरों पर। आने वाली पीढ़ियों को इन्हें पार करने में सालों या दशकों लग जाते। कुछ लेगेसीज तो किसी गू मास्टर की पूरी जिंदगी में भी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में वो इसे अधूरा छोड़कर अपने वंशजों पर छोड़ देता। फ्लावर वाइन मंक की इनहेरिटेंस को माइक्रोस्केल लेगेसी माना जा सकता है। इसकी कमी है कि इसमें सामान कम है, लेकिन इसका एक फायदा भी है। पहली बाधा यहाँ की स्थिति के अनुसार बनाई गई है और इसलिए आसान है। मैंने व्हाइट बोर गू, जेड स्किन गू और लिकर वर्म पहले ही पा लिया है। स्टेल्थ स्टोन गू को भी मुश्किल से इनहेरिटेंस का हिस्सा माना जा सकता है। अब शायद सिर्फ 2 अर्थ ट्रेजर फ्लावर्स बची होंगी। उम्मीद है उनमें स्काउटिंग या मूवमेंट टाइप गू वर्म्स होंगे। समय तेजी से गुजरा, पतझड़ गया और सर्दी आ गई। शुरुआती सर्दी में पहली बर्फबारी हुई। आसमान धुंधला था। बर्फ के फाहे किंग माओ माउंटेन पर गिर रहे थे। फांग युआन अकेला बर्फ में चल रहा था। वो अभी अभी स्टोन क्रैक की सीक्रेट केव से बाहर आया था और विलेज की तरफ जा रहा था। 2 महीने से ज्यादा बीत गए, लेकिन स्टोन पिलर्स साफ करने में मेरी प्रगति अच्छी नहीं रही। उसके चेहरे पर गहरी नाराजगी थी। कारण ये नहीं था कि उसने मेहनत कम की थी, बल्कि ये कि वुल्फ टाइड का आगाज दिखने लगा था। सर्दियों में खाना कम हो जाता है। ऐसे में बढ़ते हुए वुल्फ पैक्स बड़े पैमाने पर शिकार करने लगते हैं ताकि पेट भर सकें। आसपास के जंगली जानवर लगभग साफ हो गए थे। छोटी बीस्ट टाइड्स बार बार उठने लगीं और साथ ही क्रिपल्ड वुल्फ पैक्स भी। ये अपंग भेड़िए अपने झुंड से निकाले गए थे। वे इकट्ठा होकर समूह बनाते और अब विलेज के पास अक्सर दिखाई देते।
अभी ये विलेज पर सीधा हमला करने की स्थिति तक नहीं पहुंचा था, लेकिन शिकारी परिवार अब शिकार करने माउंटेन पर नहीं जाते थे। कभी कभी कुछ विलेजर्स की जान भी भेड़ियों से चली जाती। गुयुए विलेज ने कई गू मास्टर्स को सफाई अभियान पर लगाया। इस वजह से चारों ओर लोगों की हलचल थी और स्काउटिंग गू मास्टर्स भी बहुत थे। इसलिए फैंग युआन ने समझदारी से स्टोन क्रैक की सीक्रेट केव में जाने की संख्या घटा दी। नतीजा ये हुआ कि स्टोन फॉरेस्ट में उसकी रफ्तार बहुत गिर गई। ठंडी हवा तेज होती जा रही थी, बर्फ भी ज्यादा गिर रही थी। एक गहरी जानवर जैसी आवाज हवा और बर्फ में गूंज उठी। फैंग युआन तुरंत रुक गया और सतर्क होकर इधर उधर देखने लगा। 20-25 लाइटनिंग वुल्फ्स का एक छोटा वुल्फ पैक उसकी नज़र में आ गया। फिर से वही, फैंग युआन बुदबुदाया। ये इस महीने उसका 8वां सामना था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। भेड़ियों के झुंड अब विलेज के इतना पास आने लगे हैं। आगे क्लैन के गू मास्टर्स और ज्यादा बार बाहर निकलेंगे। स्टोन क्रैक की सीक्रेट केव पास ही है, अब मुझे वहां कुछ समय तक नहीं जाना चाहिए। ये सोचकर उसका मन भारी हो गया। रास्ता कठिन है, हमेशा कुछ न कुछ बाधाएं आ ही जाती हैं। वुल्फ पैक फैंग युआन की तरफ बढ़ा। उन्होंने हुआंकते हुए उस पर धावा बोला, मून ग्लोगू। फैंग युआन ने सोचा और उसके हाथ से एक मून ब्लेड निकली। नीली चमकती मून ब्लेड हवा और बर्फ को चीरते हुए गई और तुरंत 3 भेड़ियों का सिर काट डाला। लेकिन चौथे तक पहुंचते पहुंचते भेड़िया लुढ़क गया और चालाकी से बच निकला। हालांकि ये क्रिपल्ड वुल्व्स अपाहिज थे, कुछ अंधे या बिना पूंछ के, लेकिन उनके पास लड़ाई का ढेर अनुभव था और वे चालाक थे। एक सामान्य रैंक 2 मिडिल स्टेज गू मास्टर अगर इनसे टकराता तो घोर संकट में फंस जाता, खासकर अगर घिर जाता। लेकिन फैंग युआन शांत था। उसका अनुभव और रिफाइंड अपर स्टेज डार्क रेड प्राइमिवल एसेंस ही उसका आत्मविश्वास था। मारो मारो मारो। वो बड़ी फुर्ती से उनके हमलों के बीच घूम रहा था, हर हमले से बचते और सही समय पर पलटवार करते। कुछ ही देर में आधे लाइटनिंग वुल्व्स ढेर हो गए। एक भेड़िया दुखभरी आवाज में हुआका और पूरा झुंड तुरंत हमला रोककर पीछे हटने लगा। यही उनकी चालाकी थी। जब उन्हें समझ आया कि फैंग युआन सख्त शिकार है तो उन्होंने तुरंत हार मान ली और उसे छोड़कर चले गए। ये बूढ़े, बीमार और घायल भेड़िए पूरी तरह सही नहीं थे, लेकिन अब तक जिंदा रहना ही उनकी बुद्धि और अनुभव का सबूत था। फैंग युआन शांत खड़ा होकर उन्हें बर्फ और हवा में गायब होते देखता रहा। अगर वो अपनी ताकत छुपा सकता था तो जरूरी नहीं था कि सबको दिखाए। जब उसने पक्का कर लिया कि झुंड पूरी तरह चला गया है तो उसने लाशों से सामान इकट्ठा करना शुरू किया। भेड़ियों की खाल, दांत वगैरह सब कीमती थे। हालांकि उनकी कीमत कम थी, लेकिन मात्रा से भरपाई हो जाती। इन 2 महीनों में फैंग युआन ने क्रिपल्ड वुल्व्स को मारकर काफी कमाई कर ली थी। लाशों से खून अब भी गर्म था। कुछ भेड़िए आधे जिंदा थे, उनकी आंखों में अब भी थोड़ी चमक थी। इस दुनिया में सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि हर जीव जीने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये दुनिया जिंदगी और मौत से भरा एक शानदार मंच है। फैंग युआन ने सांस भरी और निर्दयता से आखिरी सांस ले रहे भेड़ियों को मार डाला। एक क्रिपल्ड वुल्फ की ताकत 2 जेड आईस्टोन मंकीज से ज्यादा होती है, और जब वे झुंड में हों तो उनकी ताकत दोगुनी हो जाती। छोटे क्रिपल्ड वुल्फ पैक से तो मैं निपट सकता हूं, लेकिन बड़े क्रिपल्ड वुल्फ पैक्स या छोटे हेल्दी वुल्फ पैक्स परेशानी खड़ी कर देंगे। फैंग युआन को दबाव महसूस हुआ। वुल्फ टाइड जल्द ही फूट पड़ेगी और पूरा क्लैन जुटेगा। मैं भी दूर खड़े रहकर नहीं देख सकता। अगर मुझे लाइटनिंग वुल्फ्स का शिकार अकेले करना है तो स्काउटिंग या मूवमेंट टाइप गू जरूरी है, नहीं तो वुल्फ टाइड में मर जाऊंगा। उसका अनुभव उसे उसकी कमी साफ दिखा रहा था। 4 फ्लेवर्स लिकर वर्म मिलने से उसकी ताकत तेजी से बढ़ी थी। मून ग्लो गू और जेड स्किन गू से उसके पास हमला और बचाव दोनों थे, और अपनी पिछली जिंदगी की गहरी समझ से वो किंग शू, चीशन और मो यान के बराबर खड़ा हो सकता है। कहा जा सकता है कि वो मुश्किल से ही सही, पर क्लैन के रैंक 2 गू मास्टर्स में ऊपर वालों में गिना जा सकता था। मुश्किल से इसलिए क्योंकि वो सच में अपर स्टेज पर नहीं था और उसकी एप्टीट्यूड भी सी ग्रेड की थी, जो बहुत सीमित थी। इतना कर लेना भी बड़ी बात थी, लेकिन फाइटिंग स्ट्रेंथ ही वुल्फ टाइड से बचने का सब कुछ नहीं है। मुझे स्काउटिंग तरीका चाहिए। अगर मेरे पास स्काउटिंग गू वर्म हो तो मैं वुल्फ पैक की हलचल पहले ही समझ जाऊं और तुरंत रास्ता बदल सकूं, या मूवमेंट टाइप गू वर्म से झुंड से जल्दी भाग निकलूं। फैंग युआन सोच रहा था, अगर उसके पास इनमें से एक भी होता तो उसका सर्वाइवल रेट बहुत बढ़ जाता, और अगर दोनों होते तो वो आसानी से घूम सकता था। उम्मीद है फ्लावर वाइन मंक की लेगेसी में ऐसा गू वर्म हो। अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं। मेरी यादों में है कि वुल्फ टाइड के समय तीनों क्लैन्स मिलकर कॉन्ट्रीब्यूशंस लिस्ट बनाते हैं और अपनी गू वर्म्स विनिमय के लिए रखते हैं। उस सूची में बहुत कीमती गू होते हैं। उस समय मैं अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन से बाई या शोंग विलेज के गू वर्म्स ले सकता हूँ। फैंग युआन ने योजना बनाई और खड़ा हो गया। उसने थोड़े ही समय में लाशों से सामान समेटा और बैग में भर लिया। बर्फ लगातार गिर रही थी और भेड़ियों का खून जमकर उनकी लाशों को ढक रहा था। देखो, फैंग युआन वापस आ गया। उसके कंधे पर बैग है। क्या वो फिर क्रिपल्ड वुल्व्स का शिकार करने गया था? क्या वही था जिसने हमारे विलेज को बचाया था? अरे बस किस्मत का खेल था।
हम भी जानते हैं, अगर मेरे पास इतनी ताकत होती तो मैं भी कर लेता, इसमें बड़ी बात नहीं। फैंग युआन विलेज से गुजर रहा था। लोग उसके लिए रास्ता बना रहे थे, कोई तारीफ कर रहा था, कोई उत्सुक था, कोई जल रहा था। फैंग युआन। अचानक चीशान एक मोड़ से निकला और जोर से पुकारा, क्या बात है? फैंग युआन ने चीशान की तरफ देखा। सर्दी का मौसम था, फिर भी वो हमेशा की तरह नंगे बदन खड़ा था। उसकी लाल त्वचा से ऐसी गर्माहट निकल रही थी जैसे कोई हीटर पास हो। उसके जिस्म पर जो भी बर्फ गिरती तुरंत पिघल जाती। इसका कारण था कि उसकी एपर्चर में डबल ऑरिफिस स्टोव गू था। स्टोव गू एक रैंक 2 गू वर्म था। ये अंदर की गर्मी को जमा करके हमला करने के लिए निकाल सकता था। ठंड को दबा लेना तो बस उसका साइड इफेक्ट था। चीशान का चेहरा जटिल था। उसने गंभीरता से फैंग युआन को देखते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है इन दिनों शोंगली तुम्हें ताकत की कॉन्टेस्ट के लिए ढूंढ रहा है? पता है? फैंग युआन ने सिर हिलाया। चीशान ने आ भरी, शोंगली का ये ताकत वाला कंटेस्ट कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं है। इसमें तीनों क्लान्स की अलायंस की दिलचस्पी जुड़ी है। वुल्फ टाइड के नीचे अलायंस नहीं बनाने का मतलब है बर्बादी। लेकिन अलायंस बन जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि फायदे और रिसोर्सेज को कैसे बांटा जाए। इन दिनों तीनों क्लान्स इसी बात पर अड़े हुए हैं। फैंग युआन ने चीशान की तरफ देखा और तुरंत समझ गया कि वो क्यों उसके पास आया है। बातचीत करना सबसे मुश्किल काम था। हर क्लान अपने फायदे के लिए लड़ रहा था, कोई भी अपनी ओर से नहीं झुकेगा। नेगोशिएशन की मेज हमेशा बारूद और धुएं से भरी रहती थी। इस दुनिया में सबसे पहले ताकत को महत्व दिया जाता है, फिर रिश्तेदारी को। किंग माओ माउंटेन की तीनों क्लैन्स अलग अलग थीं। उनके बीच पुराने और गहरे झगड़े थे, इसलिए रिश्तेदारी से तनाव कम होना नामुमकिन था। इसे तोड़ने के लिए सिर्फ ताकत ही काम आती थी। जैसे जमीन पर फौजें अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करके ताकत दिखाती हैं, वैसे ही यहाँ गू कॉन्टेस्ट्स होते थे ताकत दिखाने और ज्यादा फायदा हासिल करने के लिए। शोंगली का फैंग युआन को कॉन्टेस्ट के लिए चुनौती देना भी इसी वजह से था। जैसा कि उम्मीद थी, चीशान ने आगे कहा, मैंने शोंगली से मुकाबला किया है। उसके पास ब्राउन बेयर इनेट स्ट्रेंथ गू है, जिससे उसके पास एक भालू की ताकत है। साथ ही उसके पास ग्रैंड बेयर गू भी है, जिससे उसकी ताकत एक और भालू जितनी बढ़ जाती है। यानी उसके पास 2 भालुओं की ताकत है। मैं उससे बहुत पीछे हूं। चाहे जितना भी इनकार करूं, लेकिन किंग माओ माउंटेन का सबसे ताकतवर इंसान वही है। वो थोड़ी देर रुका और फिर बोला, अब सीधी बात करते हैं। तुम्हारी ताकत मेरी बराबर है, यानी तुम भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन तुम हार नहीं सकते, क्योंकि तुम ही वो हो जिसने रिवर स्वॉलोइंग टोड को जगाया और पूरे किंग माओ माउंटेन को बचाया। अगर तुम हार गए तो हमारे गू युए क्लान के फायदे पर चोट पहुंचेगी। इसलिए क्लान के हित के लिए तुम्हें अपनी इज्जत छोड़कर यह मुकाबला टालना ही होगा। फैंग युआन चुपचाप चीशान को देखता रहा। चीशान ने नीचे नजर झुका ली। मुझे पता है तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल है। आखिरकार मुकाबले से पीछे हटना अपनी इज्जत को बर्बाद कर देता है। लेकिन क्लान के हित के लिए अगर तुम हार गए तो क्लान को और बड़ा नुकसान होगा। क्लान ने हमें पाला पोसा है, तो हमारा फर्ज है कि हम क्लान के लिए कुर्बानी दें। क्लान को तुम्हारी जरूरत है। अपनी इज्जत को छोड़कर क्लान के लिए बलिदान करना बिल्कुल स्वाभाविक है। और चूंकि ये मामला मेरी वजह से शुरू हुआ, तो मैं अपने नाम से तुम्हें मुआवजा देता हूं, अच्छे इरादे के तौर पर। इतना कहकर चीशान ने फैंग युआन को पैसों की बड़ी थैली थमा दी। फैंग युआन ने उसे तौला और हंस पड़ा, तो मेरी इज्जत की कीमत बस 200 प्राइमिवल स्टोन्स है। चीशान को उसकी बातों में छिपा ताना साफ सुनाई दिया। उसकी नज़र तेज हो गई और गंभीर आवाज में बोला, फैंग युआन, बुरा मानो मत। अभी तक मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं यहाँ एक मिशन पर आया हूँ। मुकाबले से बचना क्लान के ऊंचे लोगों का आदेश है। चाहे तुम कुछ भी सोचो, ये एक आदेश है। उम्मीद है तुम अपनी पोजीशन समझते हो। इतना कहकर वो मुड़ गया और बर्फ पर गहरे फुटप्रिंट्स छोड़ते हुए चला गया। फैंग युआन ने चीशान की पीठ की तरफ देखा और उसकी आंखों में समझ की एक झलक आ गई। ज्यादा फायदा लेने के लिए क्लैन ने पहले ही मेरा रिवर्स फॉलोइंग टोड को भगाने वाला काम नेगोशिएशन की मेज पर एक चिप की तरह इस्तेमाल कर लिया है। आखिरकार वो पूरा माउंटेन के लिए खतरा था। अब इस चिप को हटाने के लिए शोंग क्लैन ने शोंग ली को मुझे चैलेंज देने भेजा है। क्लैन की नज़र में मैं बस एक मोहरा हूँ। शोंग ली भी वही है और चीशान भी। दुख की बात यह है कि ये लोग खुद को मोहरा मानकर भी गर्व महसूस करते हैं और उसे स्वाभाविक मानते हैं। सच में ये क्लैन की ब्रेन वॉश की कामयाबी है। लेकिन मैं तो वैसे भी शोंग ली से मुकाबला नहीं करना चाहता था। जो इज्जत लोग कहते हैं वो दूसरों की तारीफ भर है। यही वो जंजीर है जिसने कितने ही हीरो और जीनियस को बांध कर रख दिया। लेकिन मेरे लिए इसमें क्या नुकसान है? हाँ, मुझे तो चीशान का शुक्रिया करना चाहिए कि उसने मुझे 200 प्राइमिवल स्टोन्स दिए। यह सोचकर फैंग युआन मुस्कुरा दिया। शोंग ली ने मुझे क्यों चुनौती दी? सिर्फ इसलिए कि मेरे पास विलेज बचाने की इज्जत है। चीशान ने शोंग ली को क्यों चुनौती दी? सिर्फ किंग माओ माउंटेन का सबसे ताकतवर इंसान कहलाने की इज्जत के लिए। ये जो इज्जत है वो बस एक दिखावटी गाजर है जिसने अनगिनत लोगों को लालच में फंसाकर रौंद दिया और खिलौने की तरह इस्तेमाल किया। अफसोस, कितना अफसोस। बर्फ धीरे धीरे गिरती रही।
पूरा गुयुए विलेज बर्फ में ढककर चुपचाप खड़ा था। लोग इधर उधर सड़कों पर भाग दौड़ कर रहे थे। मज़ेदार बात यह है कि ये सब लोग अपने जिस्म को इसी झूठी इज्जत में जकड़कर बैठे हैं। फांग युआन की आंखें नीचे झुक गईं। उसके गहरे काले नयन उसके बालों से आधे छिप गए। बर्फ से परावर्तित रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। उसका चेहरा पीला और ठंडा सा लग रहा था। अचानक हंसते हुए फांग युआन ने एक कविता सुनाई। सफ़ेद बर्फ जमीन को ढक रही है और मैं अकेला इस धरती आसमान में घूम रहा हूं। कोई बंधन नहीं, बस मेरी परछाई अकेली आज़ादी से घूमती है। वो बड़े कदम रखकर आगे बढ़ गया। बाकी लोग भाग दौड़ कर रहे थे, लेकिन फांग युआन अकेला चल रहा था। चाहे लोग हों, बर्फ हो या विलेज, सब उसके लिए बस धुंधली पृष्ठभूमि थे। थोड़ी ही देर में वो अपने किराए के घर पहुंच गया। बांस की इमारतें और शराबखाना वो सब वो पहले ही बेच चुका था। अब बस किराए के छोटे से घर में रहता था। बहुत सादा था, लेकिन फांग युआन को और कुछ नहीं चाहिए था। बस सिर पर छत हो। बिस्तर पर बैठकर उसने कल्टीवेट करना शुरू किया। गू मास्टर्स के लिए बड़ा रियल्म तोड़ने के लिए एबिलिटीज और टैलेंट चाहिए होता है, लेकिन छोटा रियल्म तोड़ना बस समय की जमा पूंजी है। जितना समय मिलेगा, अपर्चर उतना ही नर्चर होकर ऊपर उठेगा। शाम को समझौते के मुताबिक जियांग या फांग युआन के घर आया। लॉर्ड फैंग युआन, ये इस बार के प्राइमीवल स्टोन्स हैं, कृपया देख लीजिए। उसने 5 थैलियां इज्जत से पेश की। उनमें 400 से ज्यादा प्राइमीवल स्टोन्स थे। वुल्फ टाइड नज़दीक आ रही थी, इसलिए गू मास्टर्स की वाइटैलिटी लीव्स पर निर्भरता और बढ़ गई थी। इसकी वजह से फांग युआन का दाम लगातार बढ़ रहा था। फांग युआन ने जियांग को 9 वाइटैलिटी लीव्स दिए और पूछा, जो चीज़ मैंने तुम्हें मंगाने को कहा था उसका क्या हुआ? जियांग का चेहरा मायूस हो गया। सिर हिलाकर बोला, लॉर्ड फैंग युआन, ये बहुत बुरा समय है। वुल्फ टाइड आने वाली है, इसलिए क्लान ने रिसोर्सेज पर और कड़ी पकड़ बना ली है। बाकी चीज़ें छोड़ो, वो फिश स्केल गू तो जेड स्किन गू से थोड़ा ही कम कीमती है। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन तुरंत नतीजा मिलना बहुत मुश्किल है। फांग युआन का चेहरा सिकुड़ गया। फिश स्केल गू स्टेल्थ रॉक गू के साथ मिलकर स्टेल्थ स्केल गू बनाने के लिए ज़रूरी था। उसके बिना स्टेल्थ स्केल गू रिफाइन करना नामुमकिन था। रिसोर्सेज पर काबू का ये मतलब नहीं कि फिश स्केल गू मिल ही नहीं सकता। असली समस्या है कि जियांग की क्षमता बहुत कमज़ोर है। लगता है स्टेल्थ स्केल गू का फ्यूजन अब टल जाएगा। फांग युआन ने मन ही मन सोचा, लेकिन वो हतोत्साहित नहीं हुआ। इस दुनिया में 10 में से 9 बातें योजना के मुताबिक नहीं होती। यही जिंदगी है, और स्मूथ सेलिंग तो बस एक अच्छा सा शुभकामना वाक्य है। फिश स्केल गू बाई क्लान में निकलता है, हमारे क्लान में भी है, भले ही कम मात्रा में। लगता है ये काम अलायंस बनने के बाद ही होगा। फांग युआन को कोई जल्दी नहीं थी। उसे पता था कि तीनों क्लान्स के अलायंस बनते ही बैटल मेरिट बोर्ड बनेगा। तब गू मास्टर्स को खुद भेड़ियों का शिकार करने को प्रोत्साहित किया जाएगा, और तब वो मेरिट पॉइंट्स के बदले तीनों क्लान्स के रिसोर्सेज पा सकेगा। हाँ, क्लान के सिग्नेचर गू जैसे गू युए क्लान का मूनलाइट गू, शियोंग क्लान का बेयर स्ट्रेंथ गू और बाई क्लान का स्ट्रीम गू, ये तो कभी भी बदले नहीं जाएंगे। लेकिन फिश स्केल गू तो जरूर होगा। खतरे के साथ साथ अवसर भी आता है। गू मास्टर्स के लिए वुल्फ टाइड एक कठोर परीक्षा थी, लेकिन ये उभरने का मौका भी था। वुल्फ टाइड के हमलों में कई नामी गू मास्टर्स मारे जाते थे और कई नए गू मास्टर्स प्रसिद्ध हो जाते थे। पुराने गुट कमजोर हो जाते और नए गुट राजनीति में ऊपर उठ जाते। रात को कुछ अनपेक्षित मेहमान आए, GUUA चिंगशू और GUUA फांग जैंग। किंगशू ने सीधे मुद्दे पर आते हुए अपनी पुरानी इच्छा बताई। वो फैंग युआन से लिकर वर्म खरीदना चाहता था। साथ ही वो ब्लैक बोर गू और 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास भी लेना चाहता था। 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास तो सीधा सा मामला था। लिकर वर्म तो कब का 4 फ्लेवर लिकर वर्म बन चुका था। चाहे फांग युआन चाहता भी तो अब उसे नहीं दे सकता था, इसलिए उसने मना कर दिया। लेकिन ब्लैक बोर गू, मेरे पास पहले ही एक बोर की ताकत है, तो ब्लैक बोर गू की अब मेरे लिए ज़्यादा कीमत नहीं। इसका सबसे अच्छा एडवांसमेंट पाथ स्टील माने गू है। ये ऑफेंस और डिफेंस दोनों में अच्छा है, लेकिन मेरे पास पहले ही वाइट जेड गू है, तो मेरे लिए इसकी बहुत उपयोगिता नहीं। बेहतर होगा मैं इसे फिश स्केल गू से बदल लूं। फांग युआन ने यह सोचकर कहा। फिश स्केल गू। किंगशू ने भौहें सिकोड़ लीं, फिर सिर हिलाया। समझ गया, तुम्हें एक डिफेंसिव गू वर्म की ज़रूरत है। फिश स्केल गू से रैंक 2 स्केल आर्मर गू रिफाइन किया जा सकता है। ये अच्छी सुरक्षा देता है। फिश स्केल गू और स्टेल्थ रॉक गू से स्टेल्थ स्केल गू बनाना तो 200 साल बाद खोजा जाता, इसलिए किंगशू को कुछ पता नहीं था। फांग युआन ने राज छिपाते हुए कहा, ब्लैक बोर गू की कीमत फिश स्केल गू से ज़्यादा है, तो अगर हम बदलेंगे तुम्हें मुझे उसका फ़र्क भी चुकाना होगा। बिल्कुल, किंगशू ने सिर हिलाया और फिर पूछा, 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास छोड़ो, लेकिन क्या तुम लिकर वर्म सच में नहीं बेचोगे? अब तो तुम्हारे लिए बेकार है, बस प्राइमीवल स्टोन्स की बर्बादी है। फांग युआन ने सिर हिलाया। लिकर वर्म की बात मत करो, वो बिकाऊ नहीं है। किंगशू ने नाक खुजाई और कड़वा हंस पड़ा। फांग युआन, ये मामला तुम्हारी सोच से ज्यादा पेचीदा है। क्या तुम गुयुए याओले को जानते हो?
वो दवाई घर वाले एल्डर गु युए याओजी की पोती है, इस साल नई स्टूडेंट बनी है और उसकी एप्टीट्यूड B ग्रेड है। याओजी अपनी पोती से बहुत मोहब्बत करता है और पहले भी लिकर वर्म खरीदना चाहता था, लेकिन ट्री हाउस में सफल नहीं हो पाया। तुम लिकर वर्म इस्तेमाल कर चुके हो, तुम्हें पता है इसके फायदे। मैं और नहीं कहूँगा, लेकिन याओजी सच में अपनी पोती के लिए ये गू वर्म लेना चाहता है। बुजुर्ग का अपने बच्चों से मोह तो समझा जा सकता है, इसलिए उसने तुमसे संपर्क किया है। वो गंभीरता से इसे खरीदना चाहता है और ऊंची कीमत भी दी है। यहाँ तक कि अगर तुम वुल्फ टाइड में घायल हो गए तो दवाई घर से तुम्हें खास देखभाल का वादा किया है। उम्मीद है तुम अच्छे से सोचोगे। तो यही बात है। फैंग युआन ने अपनी ठुड्डी सहलाई, फिर सिर हिलाते हुए बोला, ये लिकर वर्म बिकने वाली नहीं। जब याओजी इतनी जिद कर रही है तो वो उस गू मास्टर को क्यों नहीं ढूंढ लेती जिसने लिकर वर्म खरीदी थी। ये सुनकर किंगशू का चेहरा ऐसा हो गया जैसे कोई काली घटा उस पर छा गई हो। वो गहरी सांस लेकर बोला, अरे हमें पता ही नहीं कि किस क्लैन मेंबर के पास है। लिकर वर्म खरीदने के बाद बिल्कुल भी कोई खबर नहीं आई। हम कुछ भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं और हम सीधे जाकर किसी के एपर्चर की जांच भी नहीं कर सकते, है ना? वो तो सबसे बड़ा टैबू है गू मास्टर्स के बीच। लिकर वर्म जैसी छोटी बात पर अगर सबको भड़काया जाए तो ठीक नहीं होगा, लेकिन समझा जा सकता है कि जिसने ये खजाना पाया है वो इसे छिपाकर रखना चाहता है। ये भी इंसानी स्वभाव है। क्विंगशू को नहीं पता था कि लिकर वर्म खरीदने वाला असली आदमी तो उसी के सामने बैठा है, लेकिन चिंगशू को कभी शक ही नहीं हुआ कि ये फैंग युआन हो सकता है, क्योंकि उसके नज़रिए से फैंग युआन के पास लिकर वर्म पहले से थी, तो वो दूसरी क्यों खरीदेगा? उसका क्या काम? अगर उसे 4 फ्लेवर लिकर वर्म की रेसिपी के बारे में पता होता तो ज़रूर फैंग युआन पर शक करता, मगर ये रेसिपी सिर्फ फैंग युआन का सीक्रेट था। सिर्फ जियाफू ही जानता था कि खरीदार फैंग युआन है, लेकिन जियाफू को भी शक था कि शायद फैंग युआन किसी और के लिए खरीद रहा हो, जैसे कोई रिश्तेदार या प्रेमिका। याओजी भी तो अपनी पोती के लिए लिकर वर्म खरीद रही है। फैंग युआन मन ही मन मुस्कुराया, चाहे कुछ भी हो, लिकर वर्म के मामले में मैं किसी को रास्ता नहीं दूंगा। यह सिस्टम ही ऐसा था। सिस्टम से आदमी मजबूत होता है, लेकिन यही सिस्टम उसे बांध भी देता है। गु युए याओजी रैंक 3 की गू मास्टर थी। वो फैंग युआन से कहीं ज्यादा मजबूत थी, लेकिन सिस्टम के रूल्स और अपनी इज्जत की वजह से वो उससे छीन नहीं सकती थी, जबरदस्ती खरीद भी नहीं सकती थी। एक तरफ बैठे फैंग जेंग ने अचानक कहा, भैया, लिकर वर्म तुम्हारे किसी काम की नहीं, इसे पकड़कर क्यों बैठे हो? ग्रैनी याओजी बहुत अच्छी हैं। मैं याओ ले से कई बार मिला हूँ, वो भी बहुत अच्छी लड़की है। वो लिकर वर्म का अच्छे से ध्यान रखेगी और लिकर वर्म उसके लिए बहुत मददगार भी है। नेकी का फल नेकी ही है। भैया, तुमने गांव की रक्षा की, मुझे तुम पर गर्व है। इससे हमारे परिवार का भी नाम ऊंचा हुआ। मगर अब इतनी जिद क्यों कर रहे हो? ये छोटी सी बात है। फैंग युआन का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने सख्ती से कहा, मेरे अच्छे छोटे भाई, क्या तुम मुझे उपदेश दे रहे हो? लिकर वर्म मेरा मामला है, चाहे ये मेरे हाथों में सड़ जाए, तुम्हें ये हक नहीं कि मुझे बताओ मैं क्या करूं। असल में वो गुस्से में नहीं था, लेकिन ये दिखाना जरूरी था कि उसकी नीयत पक्की है, ताकि चिंगशू समझ ले कि इनकार निश्चित है। चिंगशू ने मन ही मन सोचा, लगता है फैंग युआन बिल्कुल नहीं मानेगा। फैंग जेंग को यहाँ लाना गलत चाल थी। इन दोनों भाइयों का रिश्ता तो हमेशा से खराब है। ये तो मैंने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। उसने कहा, फैंग जेंग, बाहर जाकर इधर उधर देखो। फैंग जेंग और बोलना चाहता था, मगर चिंगशू ने रोक दिया। उसने दांत भींचे, मगर आदेश मानकर उठ खड़ा हुआ। जाते जाते बोला, किसी भी हालत में इस मामले में मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा बड़े भाई। फैंग युआन नजर उठाए बिना बोला, मुझे तुम्हारी समझ की जरूरत भी नहीं है फैंग जेंग। फैंग जेंग का हाथ दरवाजा खोलते ही थोड़ी देर थमा, मगर फिर बिना पीछे देखे बाहर निकल गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसकी ये हरकत कमरे का माहौल और भी भारी बना गई। फैंग युआन बोला, अगर और कोई बात नहीं है तो भाई चिंगशू, अब आप जा सकते हैं। हे। चिंगशू हल्के से हंसा, माहौल हल्का करने की कोशिश की, मगर फैंग युआन का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। चिंगशू का स्वभाव नरम था, उसने गुस्सा नहीं किया। नाक छूते हुए उसने हंसी दबाकर कहा, एक और बात है 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास को लेकर। फैंग युआन ने आंखें घुमाई, 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास बिकाऊ नहीं है। मुझे पता है। चिंगशू ने सिर हिलाया, असल में मैं वाइटैलिटी लीफ की बात कर रहा हूँ। ये हमारे समूह का निजी मामला है। हम चाहते हैं कि तुम जो वाइटैलिटी ग्रास पैदा करो उसे हमें देते रहो। हम तुम्हें अच्छी कीमत देंगे। फैंग युआन ने मौका देखकर कहा, ठीक है, तो एक पत्ती के 65.5 प्राइमेवल स्टोन्स। ये सुनते ही चिंगशू गूंगा हो गया। बाजार दर से क्लैन की असली बिक्री कीमत 55 प्राइमेवल स्टोन्स थी। वाइटैलिटी लीफ रैंक 1 की गू थी, एक बार इस्तेमाल होते ही खत्म हो जाती थी, मगर ये जान बचाने वाला सामान था। इसे ज्यादा रखना कोई बुरा नहीं मानता। खासकर वुल्फ टाइड आने वाली थी, इसलिए क्लैन खुद कीमत बढ़ा चुका था। हर पत्ती 60 प्राइमेवल स्टोन्स में बिक रही थी। सिर्फ वाइटैलिटी लीफ ही नहीं, बाकी रिसोर्सेज भी महंगे हो रहे थे। यही हालात की मार थी। गू मास्टर्स को इसी में जीना पड़ता था।
मगर किंगशू को उम्मीद नहीं थी कि फैंग युआन क्लैन से भी महंगी कीमत मांगेगा। फांग युआन शांत स्वर में बोला, महंगा लग रहा है तो मत खरीदो, मगर मुझे पता है वुल्फ टाइड के बाद क्लैन रिसोर्सेज पर सख्त नियंत्रण रखेगा। वाइटैलिटी लीफ की बहुत मांग होगी, उस समय दाम और बढ़ेंगे, शायद स्टॉक ही ना मिले, सोच लो। किंगशू निरुत्तर हो गया। उसने मजबूर स्वर में कहा, तुम तो सब अच्छे से जानते हो, मगर कीमत इतनी बढ़ाना कुछ ज्यादा हावी होना है। क्या तुम्हें लोगों को नाराज करने से डर नहीं लगता? अगर तुम दाम घटाकर बेचो तो रिश्ते बन सकते हैं, लेकिन ऐसे दाम बढ़ाकर लोग तुमसे नाराज ही होंगे कि तुम फायदा कमा रहे हो। फांग युआन ने सिर उठाकर हंसी की, वुल्फ टाइड सिर पर है, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं, कभी भी मर सकता हूं। ऐसे में इन छोटी बातों पर ध्यान देने का वक्त कहाँ है? किंगशू ने गहरी नजर से फांग युआन को देखा, फिर सिर हिलाया। तुम अब छोटे आदमी की हालत पार कर चुके हो, और इंसानी रिश्ते छोटी बात नहीं है, लेकिन हर किसी की अपनी सोच और चुनाव होता है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, मगर संभल कर रहना, लॉर्ड याओ जी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। गुड बाय। किंगशू ने अब वाइटैलिटी लीफ की खरीद का जिक्र नहीं किया। फांग युआन की कीमतों ने उसे डरा दिया था। वो समझदार आदमी था, और समझदार लोग खरीदते समय आवेश में नहीं आते, वे सोच समझकर ही कदम रखते हैं। अगर कीमत उनकी सोच से ज्यादा हो जाए तो वे शांत होकर पीछे हट जाते हैं। फांग युआन ने बस 5 प्राइमीवल स्टोन्स ही तो बढ़ाए थे, मगर किंगशू सिर्फ एक पत्ती नहीं लेने वाला था। वुल्फ टाइड कम से कम 1 साल चलता, और इस दौरान उसे बहुत सी वाइटैलिटी लीव्स चाहिए होती। इतना जोड़कर देखें तो ये भारी बोझ बन जाता। फैंग युआन ने जाते समय सोचा, शुक्रिया सलाह के लिए, ध्यान रखना, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने नहीं आऊंगा। वो साफ जानता था कि किंगशू जरूर लौटेगा, क्योंकि उसने वुल्फ टाइड की भयावहता को अब भी हल्के में लिया था। ऐसे वुल्फ टाइड में मौत किसी भी क्षण किसी पर गिर सकती थी। वाइटैलिटी लीफ की कभी कमी नहीं होती थी। उसकी यादों में ये कीमत 100 प्राइमीवल स्टोन से ऊपर पहुंच गई थी। बेशक वह दाम वुल्फ टाइड के सबसे चरम समय का था। अभी फैंग युआन चाहता था कि वक्त के हिसाब से धीरे धीरे दाम बढ़ाए। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, सर्दियों की हवा और ठंडी व कड़वी होती जा रही थी। इस साल किंग माओ माउंटेन के तीनों विलेजेस के लिए सर्दियां और भी कठोर थीं। गुई विलेज का ही उदाहरण लें। गांव के आसपास और ज्यादा क्रिपल्ड वुल्व्स नजर आने लगे। क्लैन ने बड़े पैमाने पर मिशन जारी किए, जिनमें लगभग सबका मकसद था क्रिपल्ड वुल्व्स को खत्म करना। दिसंबर में जब क्रिपल्ड वुल्व्स की संख्या चरम पर पहुंच गई तो हालात बिगड़ गए। यहां तक कि पहाड़ के नीचे बसे एक छोटे हैमलेट पर भेड़ियों के झुंड ने हमला कर पूरा खत्म कर दिया। अच्छी बात यह थी कि वहां के गू मास्टर्स समय पर पीछे हट गए। क्लैन के उच्च लोग राहत की सांस लेने लगे, क्योंकि अगर कोई गू मास्टर मरता तो उन्हें आधे दिन तक अफसोस होता, लेकिन आम लोग तो वैसे भी गुलाम थे। मर जाएं तो मर जाएं, इस दुनिया में इंसानी हक नहीं थे। एक गू मास्टर की जान 100 आम लोगों से भी कीमती थी, यही सबकी सोच थी। फिर भी मौत और जख्म कम नहीं थे। गांव सुबह से रात तक रोने बिलखने की आवाजों से भरा रहता। गांव में दुख और बोझिलता का माहौल था। क्रिपल्ड वुल्व्स तो बस शुरुआती इशारा थे, असली वुल्फ टाइड तो और भी डरावना था। और लोग समझने लगे कि इस बार का वुल्फ टाइड असाधारण है। ऐसे दबाव में जो बातचीत अटकी हुई थी वो तेजी से आगे बढ़ी और 3 क्लैन का अलायंस बन गया। 1 महीने बाद सर्दियों के अंत में अलायंस स्लोप 3 क्लैन अलायंस मीटिंग। नन्ही नन्ही बर्फ की परतें नरम सफेद रुई जैसी धीरे धीरे गिर रही थीं। सैकड़ों हजारों गू मास्टर्स यहां इकट्ठा हुए थे। दृश्य बेहद भव्य था। अलायंस स्लोप पहले एक साधारण माउंटेन स्लोप था, मगर इतिहास में गुयू क्लान के दूसरे जनरेशन क्लान हेड ने यहां पहली बार 3 क्लान का अलायंस बनाया था। उसके बाद से हर अलायंस यहीं हुआ करता था। सालों की तलाश के बाद अब ये जगह कई गुना फैल चुकी थी। ये एक विशाल टाउन स्क्वायर बन चुका था। टाउन स्क्वायर माउंटेन वॉल के सहारे था। वहां एक विशाल चट्टान खड़ी थी। उस चट्टान पर पत्थरों से बनी इमारतें खुदी हुई थीं। उनके भीतर पत्थर की बनी कुर्सियां सजी थीं। वहीं तीनों क्लान्स के उच्च लोग बैठे आपस में गहन डिस्कशन कर रहे थे। उस बड़े पत्थर की इमारत के नीचे तीनों क्लैन के गू मास्टर्स अपनी अपनी कतारों में खड़े थे और 3 बड़े समूह बन गए थे। सबके कपड़े एक जैसे युद्ध के थे और कमर पर बंधे बेल्ट से उनका रैंक पता चल रहा था। फैंग युआन भी उन्हीं में खड़ा था। वो चोरी छिपे सब ऑब्जर्व कर रहा था। स्टेज के नीचे जो गू मास्टर्स थे वे सब रैंक 2 के थे। ज्यादातर रैंक 1 को सपोर्ट के काम में लगाया गया था। असली मोबाइल ट्रूप्स तो रैंक 2 ही थे। रैंक 3 गू मास्टर्स एल्डर्स थे। गू यू क्लान जैसी मध्यम क्लान में पीढ़ी दर पीढ़ी कोशिशों के बाद भी 20 से थोड़े ज्यादा एल्डर्स ही थे। फैंग युआन दूसरों को ऑब्जर्व कर रहा था और बाकी भी उसे देख रहे थे। नफरत, जिज्ञासा और चौकसी से भरी नजरें आपस में टकरा रही थीं। गू युशक ने में अपनी मास्टर्स दुबले पतले थे। शियोंग क्लान के गू मास्टर्स तगड़े और मजबूत, उनके शरीर से ही ताकत झलकती थी। बाई क्लान के गू मास्टर्स शायद झरने के पास रहते थे, इसलिए उनकी त्वचा सफेद और उन पर यह नौरा था। किसी ने इशारा किया, वो लंबे बालों वाला आदमी गू युए चिंगशू है। रैंक 2 की चरम सीमा पर है। गू युए क्लान का सबसे बड़ा रैंक 2 गू मास्टर है। एक और ने मन ही मन सोचा,
मो यान, इस औरत ने मेरी एक बांह कटवा दी। वुल्फ टाइड के बाद मैं जरूर बदला लूंगा। किसी ने कहा, वाह, वो लड़की देखो जो विशाल भालू पर बैठी है। वह श्योंग क्लान की श्योंग जाओ मैन है। उसके रूप पर मत जाना, लड़ाई में वो पागल हो जाती है। एक और ने फुसफुसाकर कहा, वो गोरी मोटी लड़की देख रहे हो, वो बाई क्लान की बाई झोंग शुए है। रैंक 2 ऊपरी स्तर की है। उसके पास वाटरबोर गू है, मगर वो बहुत बदनाम है, मर्दों के पीछे दीवानी है। तुम नए लोग बचकर रहना, कहीं उसका शिकार मत बन जाना। तीनों क्लान की दुश्मनी और पुरानी रंजिशें गहरी थीं। अलायंस स्लोप पर शोर बढ़ता जा रहा था। बहुत से गू मास्टर बड़े अपने अपने जूनियर्स को इशारा करके दूसरे क्लान्स के ताकतवर लोगों से आगाह कर रहे थे। यही था माहौल इस अलायंस का। ट्रेडिशनल ओवरलॉर्ड गु यूए क्लान, नया उभरता हुआ बाई क्लान और कभी भी कम करके न आके जाने वाला श्योंग क्लान। फैंग युआन भीड़ में खड़े होकर सबको देख रहा था। उसकी नज़र चारों तरफ घूम रही थी। गुए क्लान के पास थे चिंगशू, चीशान, मोयान, श्योंग और बाई क्लान के पास भी अपने अपने बेहतरीन रैंक 2 एलीट गू मास्टर्स मौजूद थे। विभिन्न क्लैन लीडर्स और एल्डर्स भी उस रॉक बिल्डिंग में बैठे थे। पूरा अलायंस स्लोप सचमुच एलीट से भरा हुआ लग रहा था। सोच रहा हूं, इनमें से कौन है बाइनिंग बिंग? वही आदमी जो बाई क्लान के उभार का प्रतीक बन चुका है। बाइनिंग बिंग तो रैंक 3 तक पहुंच चुका है, वो रैंक 2 गू मास्टर्स में नहीं होगा। लगता है वो रॉक बिल्डिंग में भी नहीं है। धीरे धीरे सारी डिस्कशंस का विषय बाइनिंग बिंग ही बन गया। हालांकि बाइनिंग बिंग सामने नहीं आया, पर उसका नाम और उसकी एबिलिटीज पहले ही रॉक बिल्डिंग के नीचे मौजूद सभी गू मास्टर्स पर भारी पड़ चुकी थी। मुझे याद है, 3 साल पहले अलायंस स्लोप पर बाइनिंग बिंग ही सबसे पहले आगे बढ़कर गू बैटल शुरू किया था, और अब सिर्फ 3 साल में वो रैंक 3 क्लैन एल्डर बन गया। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने तो सच में एक ही छलांग में आसमान छू लिया। जब वो रैंक 2 था, तब भी वो श्योंग क्लैन के एक क्लैन एल्डर को हरा सकता था। इस लड़के का भविष्य उज्ज्वल है। असल बात तो ये है कि वो अब और भी परिपक्व हो गया है। अगर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो रैंक 4 एक्सपर्ट बन जाएगा और शायद रैंक 5 तक भी पहुंच सकता है। रैंक 6? रैंक 5 तो अभी भी मॉर्टल है, लेकिन रैंक 6 को इमॉर्टल कहा जाता है। रैंक 5 तक पहुंचना ही चमत्कार है। रैंक 6 तक पहुंचना, तुम सब उसे ज्यादा आंक रहे हो। ऐसा भी नहीं है, कौन भविष्य बता सकता है? इन चर्चाओं के बीच रॉक बिल्डिंग में बैठे तीनों क्लैन हेड्स खड़े हो गए और हजारों गू मास्टर्स की ओर देखने लगे। बीच में गु यूए क्लान हेड, उसके बाएं बाएं क्लान हेड और दाएं श्योंग क्लान हेड खड़े थे। पूरा अलायंस स्लोप धीरे धीरे शांत हो गया। गु यूए बो ने रेलिंग पकड़कर भीड़ पर नजर डाली और कहा, 3 क्लैन अलायंस मुसीबत के समय में साथ खड़ा रहेगा। गु बैटल टूर्नामेंट केवल प्रतिस्पर्धा की भावना के लिए है। कोई भी मौत तक लड़ाई नहीं करेगा। शुरू कीजिए। पूरा अलायंस स्लोप खामोश हो गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। 3 क्लैन अलायंस में हमेशा गु बैटल टूर्नामेंट होता था। इससे न केवल हर क्लैन की ताकत का प्रदर्शन होता, बल्कि ये बातचीत बढ़ाने और आपसी दुश्मनी को अस्थायी रूप से शांत करने का भी तरीका था। लेकिन पहला कदम कौन उठाएगा? अगर सबसे पहले खड़ा हुआ गू मास्टर हार गया तो वो केवल अपनी बेइज्जती नहीं करेगा, बल्कि उसके क्लैन एल्डर्स की भी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पिछली बार बाइनिंग बिंग ही सबसे पहले खड़ा हुआ था, लेकिन इस बार भीड़ हिचकिचाती रही। अचानक श्योंग क्लैन की तरफ से कुछ गू मास्टर्स खड़े हो गए। ये थे श्योंग ली का ग्रुप। तुरंत ही सबकी निगाहें उनकी ओर मुड़ गईं। श्योंग ली का ग्रुप गु यूए क्लैन की जगह से गुजरता हुआ बाई क्लैन के इलाके में आ खड़ा हुआ। वो श्योंग ली है, चिंगमा माउंटेन का सबसे ताकतवर आदमी। बिल्कुल, कुछ दिन पहले ही गु यूए क्लैन का चीशान उससे हार गया था। उसकी उपाधि अडिग है, यहां तक कि बाई निंग बिंग भी उससे नहीं छीन सकता। धत्तेरे की, गु यूए क्लैन क्यों नहीं गया? क्या बाई क्लैन को दबाना चाहते हैं? बाई क्लैन के इलाके में हलचल मच गई। ज्यादातर को श्योंग ली की ताकत का अंदाजा था और उन पर दबाव साफ महसूस हो रहा था। लेकिन श्योंग ली खुद आगे नहीं बढ़ा, बल्कि उसके साथ खड़ा श्योंग जियांग आगे निकला। श्योंग जियांग दुबले पतले शरीर का था। श्योंग क्लान के मजबूत शरीर वाले आदमियों के बीच वो अलग ही दिख रहा था। वो बाई क्लान के गू मास्टर्स के सामने आया और हाथ जोड़कर बोला, श्योंग क्लान का श्योंग जियांग भाई बाई बिंग यी को चुनौती देता है। उसकी बात सुनते ही रॉक बिल्डिंग के नीचे से हैरत भरी आवाजें उठीं। बाई बिंग यी की स्थिति चीशन और श्योंग ली जैसी थी। बाई क्लान के युवा गू मास्टर्स में वो बाई निंग बिंग के अलावा सबसे बड़ा नाम था। ऐसे में श्योंग जियांग का उसे चुनौती देना मतलब था कि वो जानबूझकर किसी मजबूत को हराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्या वो कर पाएगा? बाई बिंग यी गंभीर चेहरे के साथ खड़ा हुआ। उसका शरीर छोटा और चेहरा पीला था, मानो अभी अभी बड़ी बीमारी से उठा हो। वो कमजोर और बीमार सा लगता था, लेकिन कोई उसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता था। तू श्योंग जियांग मुझे चुनौती देने आया है, हिम्मत है तेरे अंदर। बता, किस तरह से मुकाबला करना चाहता है? जो कहेगा मैं मान लूंगा, बाई बिंग यी ने कहा। श्योंग जियांग ने हल्की हंसी हंसते हुए कहा, मैं डिफेंस में माहिर हूं और तू अटैक में। क्यों न ऐसे करें, तू हमला करेगा और मैं बचाव करूंगा।
तुझे 3 बार का मौका दूंगा, देखते हैं नतीजा क्या होता है। ये कोई जानलेवा लड़ाई नहीं थी, केवल स्पारिंग था। लेकिन शोंग जियांग के आत्मविश्वास से पता चल रहा था कि वो पूरी तरह तैयार था। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। बाई बिंग यी ने भौहें चढ़ाईं। शोंग जियांग, चाहे तेरे पास कैसी भी गू हो, तू अभी भी रैंक 2 गू मास्टर है। तेरी कल्टीवेशन वहीं तक है। सच में सोचता है कि तू मेरे वाटर ड्रिल गू को झेल पाएगा? अगर तू घायल हो गया तो शिकायत मत करना। शोंग जियांग ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, बिना आजमाए कैसे पता चलेगा? आ जा। उसने अपने शरीर में मौजूद गू एक्टिवेट किया और उसका शरीर सूखा और हरा सा हो गया, जैसे किसी सूखी लकड़ी का टुकड़ा। उसके दांत लंबे और नुकीले हो गए, होठों से 4 दांत बाहर झांक रहे थे। आंखों की पुतलियां भी हरी हो गईं। यह था रैंक 2 का रोमिंग ज़ॉम्बी गू। इसे एक्टिवेट करने से कोई इंसान ज़ॉम्बी बन जाता था। जिंदा इंसानों की तुलना में ज़ॉम्बी मुक्कों और लातों को ज्यादा सह सकता है और तेजी से ठीक होता है, पर उसे आग, बिजली और रोशनी से डर लगता है। पानी, हवा और जहर के प्रति उसकी सहनशीलता ज्यादा होती है। साथ ही दिन में उसकी ताकत रात के मुकाबले कम होती थी। फिर भी मुझे डर नहीं है, बाई बिंग यी ठंडी हंसी हंसते हुए बोला और अपना दायां हाथ उठाया। सभी की नजरें उसके हाथ पर टिक गईं। उसने अपनी उंगलियों को मोड़ा और मुट्ठी बांध ली। पहले एक पानी की बूंद उंगलियों पर बनी, फिर पल भर में वो बहते पानी की धारा में बदल गई। वो पानी उसकी हथेली पर घूमकर एक सर्पिल आकार लेने लगा। बस 2 सांसों के भीतर उसकी मुट्ठी पर हल्के नीले रंग का घूमता हुआ ड्रिल बन गया। रैंक 2 वाटर ड्रिल GU। ये चट्टान और लोहे को भी छेद सकता था। इसका हमला इतना ताकतवर था कि गिने चुने गू वर्म्स ही इसे रोक पाते थे। मेरी चोट सहले, बाई बिंग यी खांसते हुए चिल्लाया और अपनी मुट्ठी से वार किया। शोंग जियांग ने दोनों हाथ उठाकर ढाल बना ली। वाटर ड्रिल उसकी बांह से टकराया। पानी चारों ओर छिटक गया। दोनों कुछ सांसों तक बराबरी पर टिके रहे। फिर अचानक ड्रिल की गति बढ़ गई और शोंग जियांग 5-6 कदम पीछे जा गिरा। वो जमीन पर गिरा, लेकिन पल भर में पेट के बल पलटकर फिर खड़ा हो गया। उसकी दोनों बाहों की मांसपेशियां ड्रिल से फट चुकी थीं और हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं। बाई क्लैन के गू मास्टर्स ये देखकर खुश होकर चिल्ला उठे, पर कुछ के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। हे, शोंग जियांग ने अजीब हंसी छोड़ी। ज़ॉम्बी होने के कारण उसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। बाई बिंग यी अपनी जगह खड़ा था, तभी अचानक उसका पीला चेहरा बदल गया और उसने मुंह भर खून उगल दिया। बाई क्लैन के गू मास्टर्स के मुंह से निकल पड़ा, ये क्या हुआ? इट्स द शैडो बॉन्ड गू। बाई बिंग यी ने जमीन की ओर देखा। वहां शोंग जियांग की परछाई अजीब कोण पर मुड़ी हुई थी और बर्फ पर बाई बिंग यी की परछाई से जुड़ी हुई थी। लगता है मैं जीत गया भाई। इस शैडो बॉन्ड गू के रहते चाहे मुझे कितनी भी चोट लगे, उसका 10% तुझ पर भी जाएगा। मैं डिफेंस में माहिर हूं, तू पूरी तरह अटैकर है और तेरी सेहत भी ठीक नहीं रहती। तेरे लिए 10% चोट भी जानलेवा है, शोंग जियांग ने सपाट आवाज में कहा। बाई बिंग यी ने खून पोंछा और गहरी नजर से शोंग जियांग को देखा, फिर बोला, अच्छा, बहुत अच्छा, तूने बड़ी चालाकी से योजना बनाई। मैं हार मानता हूं। उसने वहीं हार मान ली। बहुत चालबाजी है, बिल्कुल धूर्त और बेशर्म तरीका। सोचा नहीं था कि उसके पास शैडो बॉन्ड गू भी होगा। हमारे वरिष्ठ बाई बिंग यी पूरी तरह मात खा गए। बाई क्लैन के गू मास्टर्स में बहस छिड़ गई। शोंग जियांग ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं अभिभूत हूं। अगर असली लड़ाई होती तो अंतिम जीत फिर भी भाई की ही होती। शैडो बॉन्ड गू की सीमा होती है, ये केवल पास के गू मास्टर्स पर ही काम करता है। आने वाले वुल्फ टाइड में भाई मेरा ख्याल रखना। जरूर। बाई बिंग यी का चेहरा थोड़ा नरम हुआ और उसने सिर हिला दिया। धीरे धीरे बाई क्लैन के गू मास्टर्स भी शांत हो गए। रॉक बिल्डिंग में बैठे तीनों क्लैन लीडर्स और एल्डर्स ने इसे देख सिर हिलाया। गू बैटल टूर्नामेंट का उद्देश्य केवल स्पारिंग था, निर्दय हमला नहीं। शोंग जियांग ने अपना ट्रम्प कार्ड दिखाकर भरोसा भी बढ़ाया। चाहे शोंग जियांग हो या बाई बिंग यी, दोनों का रवैया सराहनीय था। इस तरह बात सुलझने पर बाई क्लैन के गू मास्टर्स को, भले ही वे माने या न माने, शोंग जियांग के लिए आदर महसूस हुआ। आखिरकार मजबूत हमेशा सम्मानित होता है। शोंग ली का ग्रुप बहुत अच्छा शुरुआत कर गया, गू युएबो ने हल्का सा कहा। हे, शोंग क्लैन हेड ने हल्की हंसी छोड़ी। शोंग जियांग ने उसे इज्जत दिलाई थी। बाई क्लैन हेड के चेहरे पर सख्त भाव थे। लेकिन शोंग ली का ग्रुप यहीं नहीं रुका। पांचों अब बाई क्लैन से निकलकर गू युए क्लैन की ओर बढ़े। बाई क्लैन को चुनौती देने के बाद अब गू यू क्लैन की बारी है। अरे नहीं, अब तो खुद शोंग ली आगे आ रहा है। गू युए क्लैन के लोग हल्के से घबरा गए। सबकी निगाहें चीशन, मो यान और किंग शू पर टिक गईं। लेकिन तभी शोंग ली ने जोर से पुकारा, कौन है फैंग युआन? सामने आओ। सुना है तुमने अकेले ही रिवर स्वॉलोइंग टोड को भगा दिया था, क्यों ना ताकत आजमा ले? भीड़ गूंज उठी। शोंग ली सामने खड़ा होकर चीशन, मो यान या किंग शू को नहीं, बल्कि एक नए जूनियर को चुनौती दे रहा था। फेंग युआन? ये कौन है? कुछ और गांवों के गू मास्टर्स ने नाम तक नहीं सुना था। रिवर स्वॉलोइंग टोड को अकेले भगाया? हे भगवान, वो तो रैंक 5 गू है।
क्या ये सच में मुमकिन है? कई लोग हैरान नजरों से देखने लगे। गु शक्लिन के गु मास्टर्स ने रास्ता छोड़ दिया। फैंग युआन सामने आ गया। अब किसी रुकावट के बिना शियोंग ली और फैंग युआन की नजरें टकराईं। शियोंग ली के होठों पर हल्की मुस्कान आई और उसने बड़े शालीन अंदाज में कहा, आशा है फैंग युआन मुझे उदारता से शिक्षा देंगे। ये फैंग युआन आखिर है कौन? इसके 3 सिर या 6 हाथ तो नहीं है। रिवर स्वॉलोइंग टोड को भगाना भी महज इत्तेफाक और किस्मत की बात रही होगी, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इस ताकतवर शियोंग ली का निशाना बनना, अब तो ये बुरी तरह फंस गया। फैंग युआन, अब तू बच नहीं सकता। हाय, बस उम्मीद यही है कि जैसे तैसे मुकाबला कर ही ले, चीशन ने मन ही मन सोचा। ओह अच्छा, फैंग युआन ने कंधे उचकाते हुए बिल्कुल सपाट भाव से कहा, तो मैं हार मानता हूं। ये सुनते ही पूरा मैदान अवाक रह गया। हार मान लो। फैंग युआन के शब्द अब भी भीड़ के कानों में गूंज रहे थे। तुरंत ही लगभग सारे रैंक 2 गु मास्टर्स जो रॉक बिल्डिंग के नीचे थे, वे सब फैंग युआन को हैरत से देखने लगे। फैंग युआन ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। उसने हाथों को सीने पर बांधा और वहीं खड़ा रहा, चेहरे पर बेफिक्री का भाव। हार मान लो? उसने सीधे हार मान ली। क्या मैंने सही सुना? ये वही फैंग युआन है। इसमें तो बाहर आने की भी हिम्मत नहीं है। हा। हम मानते हैं कि शियोंग ली की ताकत है, वो सचमुच मजबूत है। लेकिन अगर हार भी माननी है तो कम से कम औपचारिकता के बाद तो मानो। सीधे हार मान लेना ये तो सिर्फ ये दिखा रहा है कि वो डरपोक है, बल्कि उसने तो पूरे क्लैन को बदनाम कर दिया। फुसफुसाहटें ऐसे उठीं जैसे शांत झील में लहरें दौड़ जाती हैं। गु मास्टर्स की नज़रें हैरानी से तिरस्कार, उपहास और मजाक में बदल गईं। कई गुयुए क्लान के गु मास्टर्स को बेचैनी हुई। शियोंग और बाई क्लान के गु मास्टर्स की नज़रें मानो अदृश्य सुई बनकर उनकी आत्मसम्मान को चुभ रही थीं। फैंग युआन गुयुए क्लान का सदस्य था और उसका इस तरह सीधे हार मान लेना उन्हें गहरी बेइज्जती का एहसास करवा रहा था। तुम हार कैसे मान सकते हो? फैंग युआन, तुम गुयु विलेज के आदमी हो, उठो और बहादुरी से शियोंग ली से लड़ो। चाहे हार भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर तुम्हारे अंदर बाहर जाने की भी हिम्मत नहीं है तो ये सचमुच हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाना है। कुछ गुयुए क्लान के गु मास्टर्स ने चिल्लाकर फैंग युआन को ललकारा। फैंग युआन पूरी तरह उदासीन रहा। उसके लिए ये सब बातें कुत्तों के भौंकने जैसी थीं। जिसे लोग नाम, इज्जत और मान कहते हैं, वो उसके लिए बस कागज पर बनी रोटी जैसी चीज थी। ऊंचे लोग अपने नीचे वालों को बांध कर रखने के लिए ऐसे ही बंधन बनाते हैं। ये गु मास्टर्स भी सिर्फ पट्टे पर बंधे कुत्ते ही थे। शियोंग ली ने फैंग युआन की ओर देखा और जोर से हंसा। मैं सचमुच निराश हूं। क्या यही है गुयु विलेज की बहादुरी? गुयु शक्लिन के गु मास्टर्स का चेहरा सुनते ही बिगड़ गया। शियोंग विलेज की तरफ से ठहाके गूंज उठे और यहां तक कि बाई विलेज के गु मास्टर्स भी गुयुए क्लान को देखकर हंसी उड़ाने लगे। फैंग युआन के चारों ओर खड़े लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे। सबने उससे दूरी बना ली। चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे। जल्द ही फैंग युआन से 5 कदम के भीतर कोई नहीं बचा। फैंग युआन अकेला खड़ा रहा। माई वे और द हाईवे, उसके चेहरे पर उतनी ही शांति थी जितनी पहले थी। दूसरे लोग बहादुरी की शोहरत को बड़ा मानते थे, मगर फैंग युआन उसे हंसी में उड़ाता था। यही वजह थी कि लोग उससे नफरत करते थे। क्योंकि फैंग युआन शोहरत से नफरत करता था, वो समाज की बनाई हुई मान्यताओं को ठुकरा रहा था। और इन मान्यताओं को नकारना मतलब उन लोगों को नकारना था जो इन्हीं मूल्यों के सहारे अपनी जिंदगी जीते थे। लोग अपने मूल्यों को खुद नहीं नकार सकते, वरना उन्हें लगेगा कि वे गलत जी रहे हैं। इसी वजह से सबने अंदर ही अंदर फैंग युआन को ठुकराना और उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया। कमजोर दिल वाले तो इस तरह की अस्वीकृति से टूट जाते और फिर खुद को लोगों के हिसाब से ढालने लगते। लेकिन फैंग युआन को ऐसी अस्वीकृति की जरूरत थी। उसके पास बहुत से सीक्रेट्स थे और उसे तन्हाई चाहिए थी। वैसे भी ये लोग उसके दोस्त बनने लायक नहीं थे। उसकी यादों में क्विंग माओ माउंटेन के 3 विलेजेस तो भेड़ियों की बाढ़ से किसी तरह बच गए थे, लेकिन 2 साल बाद आने वाला हादसा उन्हें पूरी तरह मिटा देगा और क्विंग माओ माउंटेन को उजड़ा हुआ बना देगा। फैंग युआन को जरूरत थी इस वक्त का इस्तेमाल करके खुद को मजबूत बनाने की, फिर क्लैन छोड़कर उस घातक आपदा से बच निकलने की। गु शमिंगशु माइनस, जो गु शमिंग क्लान का नंबर 1 रैंक 2 गु मास्टर था, माइनस ये सब देखकर खड़ा हो गया। शियोंग ली, क्यों न तुम और मैं एक मुकाबला करें? हा, किस चीज पर मुकाबला करेंगे? शियोंग ली हंसते हुए बोला, मगर उसके चेहरे पर गंभीरता थी। गुयुए चिंगशु ने शियोंग ली की तरफ देखा भी नहीं। उसने हल्का सा हाथ उठाया और धीरे धीरे प्राइमीवल एसेंस चलाने लगा। उसकी नजरें उसके हाथ से निकलती हरी बेल पर टिक गईं। उसने शांति से कहा, चलो ताकत पर मुकाबला करते हैं। अगर तुम मेरी बेल की पकड़ से निकल गए तो मैं हार मान लूंगा। ठीक है? हा, बढ़िया सुझाव है, चलो ऐसे ही करते हैं। शियोंग ली मुस्कुराया, आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, मेरे पास पहले से ही भालू जैसी ताकत है और ग्रैंड बेर गू से ताकत बढ़ाकर मेरे पास 2 भालुओं की ताकत है। भले ही ये बेल मजबूत है, लेकिन 2 भालुओं की ताकत से मैं इसे तोड़ ही दूंगा। शियोंग जियांग ने बाई बिंग यी को हराया और अगर मैं किंग शू को हराऊं तो हमें बड़ी शोहरत मिलेगी। किंग शू हल्के से मुस्कुराया,
बिना कुछ कहे उसने दोनों हाथ फैलाए और दोनों हाथों से बेलें निकल आईं। वे 2 हरी अजगर जैसी बेलें शियोंग ली पर चढ़ गईं और उसके शरीर को जकड़ने लगीं। शियोंग ली के हाथ उसकी कमर पर थे। बेलों ने उसके दोनों हाथों को पीछे से कसकर जकड़ लिया और दर्जनों चक्कर लगाकर उन्हें बांध दिया। सभी गू मास्टर्स की नज़रें इस मुकाबले से हट नहीं रही थीं। कृपया, चिंगशू ने कहा। शियोंग ली ने आंखें खोलीं, उसने मुट्ठियां कस लीं और ताकत लगानी शुरू की। उसके शरीर की हर मांसपेशी चट्टान की तरह उभर आई। भालू की ताकत। धड़ाम। हरी बेलें उसकी ताकत से चटकने लगीं। हा, भाई किंगशू, लगता है इस मुकाबले का विजेता मैं ही हूं। शियोंग ली बेलें तोड़ते हुए भी हंसकर बोल रहा था। सीनियर चिंगशू फांगझेंग बेचैन हो गया, उसके हाथ पसीने से भीग गए। बाकी गुयुशक क्लान के गू मास्टर्स भी ऐसे ही थे। गुयुशक निंगशू उनका नंबर 1 था और अगर वो हार गया तो इस बार गुयुशक क्लान की पूरी तरह बेइज्जती हो जाती। जरूरी नहीं, गुयुए चिंगशू मुस्कुराया, आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसके बोलते ही बेलों का रंग गहरे हरे में बदल गया। बेलें मोटी हो गईं और चौड़े पत्ते निकल आए। शियोंगली का चेहरा बदल गया। उसने महसूस किया कि बेल की पकड़ 10 गुना बढ़ गई है। उससे भी डरावनी बात यह थी कि जो बेलें वो तोड़ चुका था वे फिर से जुड़कर और मजबूत हो गईं। ग्रैंड बेयर GU। उसने हालात को बिगड़ता देखा और तुरंत ही अपने अपर्चर से ग्रैंड बेयर गू का इस्तेमाल किया। तुरंत ही उसके बाल इस्पात की तरह सख्त हो गए। मांसपेशियां फूलकर और बड़ी हो गईं। शरीर और लंबा और ताकतवर लगने लगा। 2 भालुओं की ताकत। हरी बेलें चरमराने लगीं मगर फिर भी इस भयानक ताकत को झेल गईं और शियोंग ली को कसकर जकड़े रहीं। शियोंग ली का चेहरा लाल हो गया। उसने पूरी ताकत झोंक दी बेलें तोड़ने के लिए, मगर आखिर में वो सिर्फ एक बेल ही तोड़ पाया, उससे ज्यादा नहीं कर सका। मैं हार गया। उसने ग्रैंड बेयर गू का सहारा छोड़ा और हाँफते हुए बोला, तुमने मुझे जिताया। चिंगशू ने हाथ जोड़कर कहा और बेलें हटा लीं। सीनियर चिंगशू, आप बेस्ट हो। गुयुशु क्लेन के गू मास्टर्स खुशी से चिल्लाए। सीनियर चिंगशू सचमुच अपने नाम के लायक है। बड़े भाई उनसे बिल्कुल तुलना नहीं कर सकते। फांगझेंग चिंगशू के बगल में खड़ा होकर श्रद्धा से बोला। शियोंगली की नजरें जटिल थीं जब उसने गुयुए चिंगशू को देखा। उसने ब्राउन बेयर इनेट स्ट्रेंथ गू पा लिया था, मगर चिंगशू भी आगे बढ़ चुका था। उसे नहीं पता था कि चिंगशू ने क्या इस्तेमाल किया, मगर यही उसका असली प्रतिद्वंदी था। और वो फोंगयुआन, वो तो बस एक नया बच्चा था जिसकी कोई अहमियत नहीं थी। यह सचमुच वुड चांग गू है, फांगयुआन ने दूर से चिंगशू को देखते हुए सोचा। शियोंगली को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फांगयुआन ने देख लिया कि चिंगशू के बालों में 2 हरे पत्ते उगाए थे। ये वुड चाम गू इस्तेमाल करने का निशान था। जिसे वुड चाम कहते हैं वो असल में एक ट्री स्पिरिट है। वुड चाम गू का इस्तेमाल करके इंसान ट्री स्पिरिट का रूप ले सकता है। ट्री स्पिरिट एक अनोखा जीव है। वो हवा में मौजूद नेचुरल एसेंस को सीधे सोख सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। गू मास्टर्स ऐसा नहीं कर सकते, वे तो सिर्फ अपने एपर्चर में मौजूद प्राइमीवल एसेंस का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड चाम गू का इस्तेमाल करने से इंसान ट्री स्पिरिट का रूप ले लेता है और हवा से सीधे नेचुरल एसेंस सोखकर अपना प्राइमीवल एसेंस भर सकता है। ये वैसा ही है जैसे प्राइमीवल स्टोन से एसेंस लेना। साधारण गू मास्टर्स लड़ाई के दौरान प्राइमीवल स्टोन से एसेंस लेने के लिए ध्यान नहीं बांट सकते, मगर ट्री स्पिरिट के रूप में नेचुरल एसेंस सोखना एक स्वाभाविक क्रिया है। इसमें ध्यान बांटना नहीं पड़ता। इसका मतलब यह है कि वुड चाम गू इस्तेमाल करने वाले गू मास्टर्स युद्ध में लंबे समय तक टिक सकते हैं। भले ही वो अनंत तक एसेंस ना ले पाएं, लेकिन 3 गुना समय तक लड़ सकते हैं क्योंकि एसेंस लगातार बढ़ता रहता है। और जब कोई ट्री स्पिरिट का रूप लेता है तो ग्रीन वाइन गू और पाइन नीडल गू जैसी वर्म्स की ताकत भी बढ़ जाती है। फांगयुआन ने तुरंत जोड़ा, वुड चाम गू का फ्यूजन एडवांसमेंट सचमुच सबसे महंगे एडवांसमेंट रूट्स में से एक है। ये रैंक 3 गू है और इसे रैंक 4 में बढ़ाने के लिए 100 ईयर्स लाइफ स्पैन गू चाहिए। फिर 100 ईयर्स वुड चाम गू को रैंक 5000 ईयर्स वुड चाम गू में बदलने के लिए 1000 ईयर्स लाइफ स्पैन गू चाहिए। ये फ्यूजन रूट सब जानते हैं, मगर गू मास्टर्स इसे शायद ही अपनाते हैं। वजह है लाइफ स्पैन गू की कीमती होना। जब गू मास्टर्स को लाइफ स्पैन गू मिलता है, वे उसे अपनी उम्र बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। इस दुनिया में इंसान बिना किसी हादसे या बीमारी के ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल जी सकता है। 100 साल इंसान की उम्र की हद है, लेकिन लाइफ स्पैन गू उम्र बढ़ा सकता है। 100 ईयर्स लाइफ स्पैन गू किसी इंसान की उम्र 100 साल बढ़ा देता है और 1000 ईयर्स लाइफ स्पैन गू 1000 साल। लाइफ स्पैन गू बेहद दुर्लभ है और हर कोई उसे चाहता है। फांगयुआन ने अपने पिछले जीवन में 500 साल जिए थे क्योंकि उसने 500 साल वाले लाइफ स्पैन गू का इस्तेमाल किया था। इस तरह उसकी 100 साल की उम्र बढ़कर 600 साल हो गई थी, लेकिन आखिर में उसे राइटस फैक्शंस ने घेर लिया और उसे खुद को विस्फोट करके मरना पड़ा। लाइफ स्पैन गू लंबी उम्र देता है और इंसान को ज्यादा जीने देता है, मगर इसका मतलब अमर होना नहीं है। वुड चाम गू शक्तिशाली है, मगर इसकी कमजोरी भी है। गू मास्टर्स इसे लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकते।
अगर बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करें तो वुड चार्म गू की ताकत शरीर पर असर डालती है और शरीर धीरे धीरे लकड़ी का हो जाता है। आखिर में इंसान लकड़ी की लाश बन जाता है। मेरे पिछले जीवन में गू युए चिंगशू इसी तरह मरा था। ये सोचते ही फांग युआन की आंखें चमक उठीं। आमतौर पर जितनी शक्तिशाली गू वर्म्स होती हैं उनके उतने ही बड़े साइड इफेक्ट होते हैं। उन्हें दूसरी गू वर्म्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना जरूरी होता है, वरना गू मास्टर के शरीर पर बुरा असर पड़ता है। शियोंग जियांग का रोमिंग ज़ॉम्बी गू ब्लड लाइन गू के साथ सबसे अच्छा काम करता था, वरना अगर इसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो उसके शरीर का खून घट जाता और वो सचमुच का ज़ॉम्बी बन जाता। शियोंग ली का दल अपने कैंप में लौट आया। उन्होंने पहले बाई बिंग यी को हराया, फिर क्विंग शू से हार गए। इसके बावजूद उन्हें बहुत तालियां और तारीफें मिली। मो यान, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। आओ शियोंग जियाओ मैन, मैं तुमसे लड़ूंगा। शियोंग ली के दल के बाद पूरा माहौल अचानक गर्मा गया। कई गू मास्टर्स अपने अपने मन के शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों को चुनौती देने लगे, अपनी बहादुरी दिखाने लगे। अलायंस स्लोप अफरा तफरी से भर गया और तरह तरह की शानदार गू लड़ाइयां होने लगीं। असल गू बैटल अब शुरू हुई थी। शाम तक ही गू टूर्नामेंट का अंत हुआ। अलायंस स्लोप पर तीनों क्लान के गू मास्टर्स अब पहले जैसे बटे हुए नहीं थे। गू मास्टर्स स्लोप पर फैले हुए थे और बस 3 गुट ही साफ साफ दिख रहे थे। गू बैटल स्पारिंग एक तरह से गुस्सा निकालने का तरीका भी था और समझौता करने का भी। इस दुनिया में जहां ताकत ही सबसे बड़ी कीमत है, वहीं ताकत से ही इज्जत मिलती है और उसी पर सहयोग की नींव रखी जाती है। शियोंग ली ने फैंग युआन को चैलेंज करने के बाद अब कोई और उसे खोजने नहीं आया। फैंग युआन तो बस नया था और बाकी दोनों क्लैन के गू मास्टर्स के साथ उसका ज्यादा मेल जोल या दुश्मनी नहीं थी, और अपनी ही क्लैन के लोग इस मौके पर अपने ही आदमी को चैलेंज नहीं करते। खासकर फैंग युआन के एडमिट डिफीट करने के बाद और भी लोगों की उसमें दिलचस्पी खत्म हो गई। ऐसे आलसी कायर विरोधी को हराने में भला क्या मजा। कुचले जाने से बचने के 2 ही तरीके हैं, या तो इतने स्ट्रांग बनो कि कोई तुम्हें कुचलने की हिम्मत न करे, या फिर इतने गिर जाओ कि लोग तुम्हें कुचलना भी न चाहें। फैंग युआन को न स्ट्रांग का नाम चाहिए, न डॉगशिट की तरह जीने की फिक्र। उसे तो बस नतीजों से मतलब था। किसी ने चैलेंज न किया तो उसकी जिंदगी आसान हो गई। आसपास के लोगों की नफरत और तिरस्कार उसके लिए हवा की तरह थे। अगर इन निगाहों को भी वो सहन न कर सके तो डेमोनिक वे पर चलने का हक ही क्या। अलायंस गैदरिंग अच्छी तरह खत्म हुई और गू युए क्लान, बाई क्लान और शियोंग क्लान ने आपस में समझौता कर लिया। सबसे पहले रूल्स तय हुए। तीनों क्लान आपसी झगड़े छोड़कर वुल्फ टाइड का मुकाबला करेंगे। खतरे के वक्त एक दूसरे की मदद करेंगे। अंदरूनी हत्या मना होगी और जांच के लिए एक बैटल ग्रुप बनेगा। कोई भी हत्या सामने आई तो हत्यारे को पहले क्लान से निकाला जाएगा, फिर तीनों क्लान मिलकर सजा देंगे और उसकी जान लेकर हिसाब बराबर करेंगे। अगर वो बाहर भाग निकला तो उसके परिवार को मारा जाएगा। यहां तक कि अगर कोई गू मास्टर मर भी जाए तो उसकी लाश से निकले गू वर्म्स क्लैन को दिए जाएंगे और छुपाकर रखने पर वही हत्या का अपराध माना जाएगा। गू वर्म्स देकर मेरिट पॉइंट्स लिए जा सकते हैं। दूसरा काम था बैटल मेरिट बोर्ड बनाना। छोटे समूहों के हिसाब से रोज के अचीवमेंट्स और रैंकिंग दिखाई जाएंगी। एक लाइटनिंग वुल्फ की आंख के बदले 10 मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। मेरिट पॉइंट से गू वर्म्स, प्राइमेवल स्टोन्स और बाकी रिसोर्सेज लिए जा सकते हैं। बैटल मेरिट बोर्ड आते ही गू मास्टर्स का जोश और बढ़ गया। गू बैटल स्पारिंग से असली ताकत साफ नहीं होती। जैसे शियोंग जियांग और बाइबिंग यी की लड़ाई में बाइबिंग यी के पास वाटर ड्रिल गू के अलावा भी हमले के तरीके थे, पर शियोंग जियांग का शैडो बॉन्ड गू बस 10 मीटर तक ही असर करता था। ऊपर से हर लड़ाई में कई बाहरी बातें असर डालती हैं, इसलिए स्पारिंग से ताकत का असली अंदाजा नहीं मिलता। मेरिट बोर्ड ने इस कमी को दूर किया और कंपटीशन को और न्याय संगत बना दिया। तीनों क्लैन के गू मास्टर्स बिजली की तरह लाइटनिंग वुल्फ्स का शिकार करने निकल पड़े और रैंकिंग में ऊपर चढ़ने की होड़ मच गई। यह सिर्फ अपनी इज्जत का सवाल नहीं था, बल्कि पूरे क्लैन की शान का भी। खासकर मेरिट बोर्ड की टॉप 3 पोजीशंस पर जबरदस्त टक्कर रहती। लगभग हर दिन कोई न कोई बदलाव होता। जल्दी ही 1 महीना गुजर गया। सर्दी खत्म हुई और बसंत आ गया। हर तरफ नई हरियाली छा गई। एक लड़ाई के बाद फैंग युआन बचे हुए बर्फ पर खड़ा अपनी सांस संभाल रहा था और बैटलफील्ड को देख रहा था। जगह जगह 10 से ऊपर लाइटनिंग वुल्व्स की लाशें बिखरी थीं। खून और मांस के टुकड़े पड़े थे और हवा में गाढ़ा खून की बू फैली हुई थी। दूर कहीं से भेड़ियों की हुआ सुनाई दी। फैंग युआन का चेहरा थोड़ा बदला। उसके अनुभव ने तुरंत बता दिया कि भेड़ियों का झुंड आ रहा है। कोई और गू मास्टर होता तो इतनी बड़ी लड़ाई के बाद प्राइमेवल एसेंस कम पड़ने पर पीछे हटने की सोचता, लेकिन फैंग युआन को परवाह नहीं थी। वो झुककर लाशों से वुल्फ आइज निकालने लगा। उसकी हरकतें तेज और पक्की थीं, फिर भी आंखें निकालने तक आधा झुंड उसे घेर चुका था। ये मध्यम आकार का झुंड था। करीब 100 क्रिपल्ड वुल्व्स उसकी ओर घूर रहे थे। हरे हरे आंखों में निर्दयता चमक रही थी। फैंग युआन ने आंखें सुरक्षित रखीं, फिर खड़ा होकर मुस्कुराया। अगले ही पल उसका शरीर पानी की लहर जैसा हिला और वो गायब हो गया। भेड़िए भड़क उठे। कुछ वहीं रुककर हिचकिचाने लगे। आखिर वो जंगली जानवर थे,
ऐसी जादुई चीज उनके समझ के बाहर थी। लेकिन फैंग युआन जानता था ये सब इसलिए मुमकिन है क्योंकि लाइटनिंग वुल्फ किंग अपनी आंखों से देखता है, सूंघने से नहीं। लाइटनिंग वुल्फ की नज़र बाज जैसी तेज होती है, पर उनकी सूंघने की ताकत इंसानों जैसी ही। स्टेल्थ स्केल्स गू इन पर बिल्कुल सही काउंटर था, लेकिन किसी कुत्ते की नाक से छुप नहीं सकता। स्टेल्थ स्केल्स गू फंग युआन ने गू बैटल टूर्नामेंट से पहले सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया था। वो एक जीवाश्म जैसे कार्प मछली की शक्ल का था। उसका पूरा शरीर धूसर और असली मछली के स्केल्स जैसे फैंग युआन की प्राइमीवल सी में तैर रहा था। फिश स्केल गू जो उसे नहीं मिला था, वो उसे ब्लैक बोर गू को चिंगशू से ट्रेड करके मिला। स्टेल्थ स्केल्स गू के दम पर वो लाइटनिंग वुल्व्स की नाक के नीचे से निकल सकता था। पिछले कुछ दिनों में ये कई बार काम आ चुका था। आम भेड़िए और कुत्ते सूंघने में तेज होते हैं, पर लाइटनिंग वुल्व्स अलग थे। वो बहुत तेज दौड़ते पर नज़र कमज़ोर होती तो पेड़ या पत्थर से टकरा जाते। लेकिन नेचर ने न्याय किया। लाइटनिंग वुल्व्स को नज़र दी तो सूंघने की ताकत छीन ली। फिर भी लाइटनिंग क्राउन वुल्फ अलग था। उसके सामने स्टेल्थ स्केल्स गू भी बेकार था, क्योंकि लाइटनिंग क्राउन वुल्फ की आंखों में लाइटनिंग आई गू था जो हर तरह के क्लोक को भेद देता था। इसके अलावा और भी गू वर्म्स थे, जैसे स्नेक कम्युनिकेशन गू जो गर्मी पकड़ सकता है, बीस्ट लैंग्वेज गू जो जानवरों से बात कर सकता है, और क्लेयर ऑडियंस गू जो सुनने की शक्ति बहुत तेज कर देता है। तो स्टेल्थ स्केल्स गू पूरी सुरक्षा नहीं देता था, बस एक अच्छा लाइफ सेविंग ट्रम्प कार्ड था। जब वो विलेज लौटा तब दोपहर थी। बसंत का दिन उजला और खूबसूरत था और दरवाजे से आते जाते लोगों की भीड़ थी। फर्क ये था कि अब सड़क पर ज्यादातर गू मास्टर्स थे और आम लोग बहुत कम। वुल्फ टाइड के डर से जंगल अब सुरक्षित नहीं था। शिकारी पहाड़ों में जाने से डरते थे और खेत भी छोड़ दिए गए थे। सड़कों पर गू मास्टर्स का जोश देखने लायक था। कोई खून से लथपथ लौट रहा था तो कोई उत्साह से निकल रहा था। कहीं मेरिट बोर्ड की रैंकिंग पर बातें हो रही थी तो कहीं लाइटनिंग वुल्व्स मारने के अनुभव पर चर्चा हो रही थी। कोई किसी और विलेज के अच्छे गू मास्टर का नाम ले रहा था। फंग युआन भीड़ के साथ विलेज में दाखिल हुआ और सीधे फैमिली हेड पवेलियन के सामने वाले स्क्वायर में गया। स्क्वायर में पहले से एक स्टेज बना था। यहीं मेरिट पॉइंट्स का लेन देन होता था। भीड़ बहुत थी। रैंक 1 गू मास्टर्स हिसाब किताब में लगे थे। रैंक 2 गू मास्टर्स खून लगे वुल्फ आइज देकर मेरिट पॉइंट्स ले रहे थे। कुछ मेरिट पॉइंट से प्राइमीवल स्टोन्स, गू वर्म्स या खाने का सामान ले रहे थे। स्क्वायर के बीचों बीच एक बड़ा बैनर लगा था जिस पर इस दुनिया की लिखावट बदलती रहती थी। यही बैटल मेरिट बोर्ड था जिस पर स्विमवर्ड गू काम कर रहे थे। रैंक 1 स्विमवर्ड गू को रैंक 1 सपोर्ट गू मास्टर्स नियंत्रित कर रहे थे और उसी से बैनर पर लिखावट बदल रही थी। किसी ने झुंझलाकर कहा, अभी भी #1 बाय क्लान का बाय बिंग यी का ग्रुप ही क्यों है? दूसरे ने गिनकर कहा, देखो बाय बिंग यी #1 है, हमारे क्लान का चिंगशू ग्रुप #2 है और शोंगली ग्रुप #3। मेरा ग्रुप तो 137वें नंबर पर है। इतने में किसी ने कहा, अरे बदल गया, क्विंगशू ग्रुप अब #1 पर है। बाय बिंग यी #2 पर चला गया। मेरिट बोर्ड पर चिंगशू ग्रुप का नाम ऊपर चढ़ा। बाय बिंग यी को नीचे धकेल कर खुद #1 बन गया और ऊपर से उसका नाम ऐसे पैर हिलाकर उसे दबाने जैसा दिखा। ऐसा इंसानी जैसा हाव भाव दरअसल स्विमवर्ड गू को नियंत्रित करने वाले गू मास्टर ने किया था। भीड़ जोर से हंसी और ताली बजाई। सबने चिंगशू ग्रुप की तारीफ की। स्विमवर्ड गू को चलाने वाला रैंक 1 गू मास्टर भी लाल चेहरा लिए खुश दिख रहा था। लॉर्ड चिंगशू, आप सच में हमारे नंबर 1 रैंक 2 गू मास्टर हैं। बहुत खूब लॉर्ड चिंगशू। गुयुए चिंगशू भीड़ में मुस्कुराते हुए चले। गुयुए फैंग जेंग उनके पीछे मुट्ठी कसते गर्व से चल रहा था। हर तरफ की तारीफ सुन फैंग जेंग को लगा कि वो किसी उजली राह पर चल रहा है और क्लैन के प्रति उसका विश्वास और मजबूत हुआ। उसने भीड़ में खड़े फैंग युआन को देखा। बड़े भाई, फैंग जेंग ने मन ही मन कहा, तुम अब भी अकेले हो, हमेशा अकेले ही रहे हो, इसलिए हमेशा रैंकिंग में सबसे नीचे रहे हो। अपने पूर्वाग्रह छोड़कर अगर लोगों में घुल मिल जाओ तो क्लैन की गर्मजोशी और खुशी महसूस कर पाओगे। फैंग जेंग ने सोचा कि फैंग युआन थोड़ा दयनीय और दुखद है जो हमेशा अकेला रहता है। सिर्फ अकेले लड़ने से ना तो क्लान का अपनापन मिलता है, न साथियों की दोस्ती। हर चीज अकेले झेलना न सिर्फ खतरनाक है बल्कि उबाऊ भी। बिना दोस्ती, प्यार और अपनापन के जीने में भला क्या मजा। फैंग युआन भीड़ में खड़ा मेरिट बोर्ड देख रहा था। आखिरी नंबर पर साफ लिखा था, फैंग युआन ग्रुप। कोई और होता तो शर्म से मर जाता, पर फैंग युआन शांत था, उसे फर्क नहीं पड़ा। ग्रुप लीडर बनने के बाद भी उसने कभी किसी को अपने साथ नहीं जोड़ा। वो अकेले का ग्रुप लीडर था, पूरे किंगमाओ माउंटेन की तीनों क्लान में सबसे अलग। सिर्फ अकेले होने पर बाकी ग्रुप से शिकार की तुलना कहाँ होती। हाँ, फैंग युआन चाहे तो मेहनत करके सबसे नीचे न रहता, पर यह सब उसके लिए बेकार था। उसे न तो मेरिट पॉइंट्स की जरूरत थी न रिसोर्सेज की। हर चीज का उसके पास जखीरा था। फिश स्केल्स गू भी अब उसे नहीं चाहिए था। अब वो बस रोज थोड़े बहुत लाइटनिंग वुल्व्स मारता ताकि कोटा पूरा हो और थोड़े मेरिट पॉइंट्स जुटाकर मून ऑर्किड पेटल्स ले सके। उसके मून ग्लो गू को यही खाना चाहिए था।
आधा महीना और गुजर गया। बसंत का रंग और गहरा हो गया, पेड़ों पर पत्ते निकल आए, सड़क किनारे फूल खिल गए। गर्म हवाओं में गू मास्टर्स गाते हुए लड़ते रहे। हालात बेहतर लग रहे थे। फांग युआन सड़क पर चलता हुआ सबकी खुश शक्लें और तारीफें देख रहा था। हाँ, कुछ बूढ़े गू मास्टर्स चिंतित भी थे। उनके अनुभव से उन्हें पता था कि असली वुल्फ टाइड तो गर्मियों और पतझड़ में आएगा। फैंग युआन ने मन ही मन सोचा, अभी हालात अच्छे लग रहे हैं क्योंकि तीनों क्लान ने मिलकर दुश्मनी छोड़ी है। गू मास्टर्स भी मन लगाकर लड़ रहे हैं। दूसरा, लाइटनिंग वुल्व्स में सिर्फ क्रिपल्ड वुल्व्स मारे गए हैं। तीसरा, बसंत में कई भेड़िए मिलन में व्यस्त रहते हैं। असली ताकतवर भेड़िए तो गर्मियों में चारों ओर से हमला करेंगे और तीनों क्लान को भारी नुकसान देंगे। सोचते ही फैंग युआन की आंखें ठंडी हो गईं। इस साल का वुल्फ टाइड पहले कभी न हुआ ऐसा भयानक होगा। क्लान के बड़े लोग भी इसकी गंभीरता को कम आंक रहे हैं। उसकी यादों में ज्यादातर गू मास्टर्स मारे गए थे और तीनों क्लैन के ट्रम्प कार्ड्स लगभग खत्म हो गए थे। फैंग युआन ने कभी चेतावनी देने का सोचा भी नहीं। पहला तो ये कि अगर वो बताए भी तो कोई उसकी नहीं सुनेगा, उल्टा पूछेंगे ये जानकारी कहाँ से मिली। दूसरा, बताने का कोई मतलब नहीं, ताकत की कमी है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण ये कि क्लैन को चेतावनी देना उसके फायदे में नहीं था। वो दुनिया को धोखा देना ज्यादा पसंद करेगा बजाय इसके कि दुनिया उसे धोखा दे। क्या अपनापन, दोस्ती, प्यार, ये सब तो बस जिंदगी की सजावट है। आदमी के बड़े सपनों की बराबरी कहाँ कर सकते हैं। धरती पर भी शियांग यू लियू बैंग के पिता को पकाकर खाने की धमकी देता था और लियू बैंग हंसकर कहता था, खा लो लेकिन मुझे भी एक टुकड़ा देना मत भूलना। तंग डायनेस्टी के ली शिमिंग ने अपने भाइयों को मारा। क्याओ सियाओ की सेना ने अनाज न होने पर इंसानों को पकाकर सूखा मांस बनाया। लियू बे ने जिंग जो उधार लिया और कभी लौटाया नहीं। ऊपर वाले नैतिकता की बातें करते हैं पर वो सब बस अपने राज को संभालने के औजार हैं। अगर इन्हीं से बंध जाओ तो कुछ बड़ा हासिल ही नहीं कर सकते। जो भी ऊपर तक पहुंचा है, किसके हाथ खून से नहीं सने, किसने लाशों पर कदम रखकर जगह नहीं बनाई। कैपिटलिस्ट का पहला पैसा हमेशा खून से भरा होता है। पॉलिटिशियन के हाथ गंदे होते हैं और तथाकथित फिलैंथ्रोपिस्ट्स बस पैसा खर्च करके नाम कमाते हैं। फर्क बस इतना है कि सफल लोग अपने गुनाह छुपाने में माहिर होते हैं और जो उनके किस्सों पर यकीन करते हैं वही असली मूर्ख हैं। ये मूर्ख हर जगह हैं, भावनाओं और नैतिकता की बेड़ियों में जकड़े हुए। उन्हें हक है बेवकूफ़ी से रूल के पीछे चलने का, लेकिन दुख तब होता है जब किसी और को आज़ाद देखते हैं तो खुद भागकर उसे रोकने दौड़ते हैं और उसी पर मॉरल थोपते हैं ताकि किसी और को उनसे ज़्यादा आज़ादी ना मिले। इस चक्कर में वो उस झूठी नैतिक श्रेष्ठता का आनंद भी लेते हैं। फैंग युआन ने चलते हुए गू मास्टर्स को देखा। उनके पास एबिलिटीज़ थीं, कल्टिवेशन भी उससे ज़्यादा था, लेकिन सब किस लिए? वो तो बस मोहरे थे, कैद में पाले कुत्ते। किसी की सफलता को रोकने वाली चीज़ टैलेंट नहीं बल्कि सोच है। हर ऑर्गेनाइजेशन इंसान को पैदा होते ही नियम और मॉरल देता है और लगातार ब्रेन वॉश करता है। जो इंसान सचमुच बड़ी ऊंचाइयों पर जाना चाहता है उसे इन बेड़ियों को तोड़ना होगा। लेकिन ज़्यादातर लोग सारी जिंदगी इन्हीं में बंधे रहते हैं और इन्हीं ही गर्व का सिंबल मानते हैं। सोचते ही फैंग युआन ठंडी हंसी हंसा। गांव के दरवाजे से बाहर निकलते उसने अपने विचार समेट लिए। आज एक ज़रूरी काम था। वो फिर से रॉक क्रैक की सीक्रेट केव में जाने की तैयारी कर रहा था। स्टोन फॉरेस्ट में हल्की सी लाल चमक फैली हुई थी, जैसे पत्थरों के जंगल में ऊपर से उल्टे पेड़ नीचे की ओर बढ़ रहे हों। ये देखने लायक नज़ारा था। मुझे यहाँ आए हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया, फांग युआन ने मन ही मन सोचा। तीनों क्लान के एकजुट होने के बाद उन्होंने आसपास के भेड़ियों के झुंड को लगातार खत्म करने का अभियान छेड़ दिया था। युद्ध के इस लगातार आवागमन की वजह से गू मास्टर्स का लगभग हमेशा स्टोन क्रैक केव के पास आना जाना बना रहता था। ऐसी सिचुएशन में भले ही फांग युआन के पास स्टेल्थ स्किल्स गू था, उसके पकड़े जाने का खतरा बना रहता था। लेकिन जोखिम के बावजूद फांग युआन ने अपने काम में बहुत सावधानी बरती। 500 साल के जीवन अनुभव ने उसमें इतनी धैर्यता पैदा कर दी थी कि वो अपनी इच्छाओं पर काबू रखता और स्टोन केव के आसपास इस दौरान कोई हलचल नहीं करता। जब बसंत आया तब तक अपाहिज भेड़ियों को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया गया और गू मास्टर्स की संख्या भी कम हो गई। तभी फांग युआन तैयार हुआ और गांव का चक्कर काटने के बाद स्टेल्थ स्किल्स गू की मदद से वापस आया। 1 महीने में कुछ स्टोन मंकीज फिर से बढ़ गए और वे उन पत्थर के खंभों पर लौट आए जहां से पहले उन्हें साफ किया गया था। खुशकिस्मती से उनकी संख्या बहुत कम थी। फांग युआन ने थोड़ा वक्त निकालकर उन बंदरों को मार गिराया और स्टोन फॉरेस्ट के बीचों बीच की ओर बढ़ा। एक बड़े पत्थर के खंभे की छाया में उसके सामने एक कृत्रिम गुफा का द्वार नजर आया। गुफा के मुहाने से कच्ची पत्थर की सीढ़ियां अंधेरे में नीचे उतर रही थीं। फांग युआन ने व्हाइट जेड गू का इस्तेमाल करके अपने पूरे शरीर को हल्की सी जेड जैसी रोशनी से ढक लिया और सावधानी से सीढ़ियां उतरने लगा। उसके बाएं हाथ में जलती मशाल थी, जबकि दाएं हाथ में मून ग्लो गू पहले से एक्टिवेट था। नीचे पूरी तरह अंधेरा था और मशाल की रोशनी भी 5 सीढ़ियों तक ही दिखाई दे रही थी। ऐसे वक्त में कोई इल्यूमिनेशन टाइप गू बहुत काम आता, मगर फांग युआन इतना संपन्न नहीं था।
कदम दर कदम वो लंबे समय तक चलता गया और आखिरकार सीढ़ियों का अंत आ गया। सामने एक कच्चा पत्थर का दरवाज़ा था। गोल्डन सेंटीपीड की गुफा खतरनाक है, अर्थ कम्युनिकेशन ही आपदा से बचने का रास्ता है। फांग युआन ने मशाल उठाई जिससे दरवाजे पर खुदे कुछ शब्द साफ दिखे। अर्थ कम्युनिकेशन, गोल्डन सेंटीपीड। फांग युआन की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अर्थ समझ लिया। अगर ये वही है जो मैं सोच रहा हूं। वो झुक गया और जमीन को छुआ। मिट्टी गीली थी। कुछ है यहाँ, वो खुश हो गया। उसने मिट्टी खोदनी शुरू की और सचमुच उसे एक अर्थ ट्रेजरी फ्लावर मिला। उसने सावधानी से पंखुड़ियां हटाईं और फूल के बीच से एक गू वर्म निकाला। ये गू कुछ खास था। ये इंसान के कान जैसा दिखता था, लेकिन बहुत छोटा। इसका रंग पीला भूरा था और ये सूखा और मुरझाया हुआ लगता था। उसने हथेली में महसूस किया। ये मुरझाए मूली की तरह सिकुड़ा हुआ था और हल्की गर्मी देता था। इसके चारों ओर जिनसिंग जैसी दर्जनों जड़ें निकली हुई थीं। यह रैंक 2 घास GU था, अर्थ कम्युनिकेशन ईयर ग्रास। अर्थ कम्युनिकेशन ईयर ग्रास को देखते ही फांग युआन की नज़र चमक उठी। इसका काम था जासूसी करना, और ये फांग युआन के लिए बिल्कुल सही समय पर मिला। अर्थ कम्युनिकेशन ईयर ग्रास का सबसे बड़ा लाभ ये था कि ये 300 कदम तक जासूसी कर सकता था। रैंक 2 के इन्वेस्टिगेटिव गू वर्म्स में ये रेंज सबसे बेहतरीन थी। इसे पालना भी आसान था। इसका भोजन था जिनसिंग की जड़ें। सदर्न बॉर्डर के पहाड़ों में जंगल बहुत थे और वहां जिनसिंग आसानी से मिल जाते थे। शिकारी परिवार शिकार पर जाते वक्त अक्सर इन्हें चुन लाते। खासकर जिनसिंग को स्टोर करना आसान था। पूरी तरह सुखाकर और बंद करके इसे सामान्य तापमान पर लंबे समय तक रखा जा सकता था। मून ऑर्किड की पंखुड़ियां कुछ दिनों में मुरझा जाती थी, लेकिन जिनसिंग लंबे समय तक सुरक्षित रहती थी। गू वर्म्स को नर्चर करना, यूज करना और रिफाइन करना जरूरी है। इन तीनों में बहुत गहराई है। अर्थ कम्युनिकेशन ईयर ग्रास को नर्चर करना आसान है, मगर यूज करना थोड़ा मुश्किल है, फांग युआन ने सोचा। उसने प्राइमीवल एसेंस डाला और तुरंत ही अर्थ कम्युनिकेशन ईयर ग्रास रिफाइन कर लिया। ये गू वाकई बेहतरीन था और कई रैंक 3 इन्वेस्टिगेटिव गू वर्म्स की बराबरी कर सकता था। लेकिन दुनिया हमेशा संतुलित रहती है और इसे यूज करने की भी कीमत चुकानी पड़ती थी। जैसे ज़ॉम्बी गू और वुड चार्म गू को लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर इंसान धीरे धीरे ज़ॉम्बी या ट्री मैन बन जाता है। बहुत से गू वर्म्स केवल रिफाइन करने से काम नहीं करते, उन्हें कुछ खास प्री रेक्विजिट्स भी चाहिए। ये अर्थ कम्युनिकेशन फ्लैश ईयर गू भी वैसा ही है। इसे यूज करके ही मैं वुल्फ टाइड में खुलकर घूम सकता हूं और अपने कुछ मकसद पूरे कर सकता हूं। फांग युआन ने सोच विचार करके तय किया कि वो इसका इस्तेमाल करेगा। फायदा नुकसान से कहीं ज्यादा है। अपनी फ्यूचर के लिए अगर कीमत चुकानी भी पड़ी तो कोई बात नहीं। कौन सी दुनिया में बिना कीमत चुकाए कुछ मिलता है? फांग युआन ठंडी मुस्कान के साथ अर्थ कम्युनिकेशन ईयर ग्रास को अपने एपर्चर में रख लिया। उसने पत्थर के दरवाजे को गहराई से देखा और फिर बाहर निकल गया। अगर उसका अंदाजा सही था तो दरवाजे के दूसरी ओर बड़ा खतरा छिपा था और केवल अर्थ कम्युनिकेशन ईयर ग्रास की मदद से ही वो उससे बच सकता था। गुप्त गुफा से निकलकर उसने गांव का चक्कर लगाया, कुछ अकेले भेड़ियों को मारकर उनकी आंखें निकालीं और वापस लौटा। वो अब भी बैटल मेरिट बोर्ड में सबसे आखिरी पर था। जब वो गली से गुजरा तो उसे पहचानने वाले गू मास्टर्स हंसे या तिरस्कार से देखे। फांग युआन को परवाह नहीं थी, वो अपने रास्ते पर चलता रहा। कुछ दिनों बाद उसने छोटे बैटल मेरिट से जिनसिंग रूट्स लेकर अर्थ कम्युनिकेशन ईयर ग्रास को ठीक से खिलाया और उसकी ताकत वापस ला दी। क्लान का सारा ध्यान वुल्फ टाइड पर था, कोई फांग युआन की तरफ ध्यान नहीं देता। अगर पहले होता तो चाचा और चाची शायद उसके लिए मुश्किल खड़ी कर देते, मगर जब से उसने फैमिली की संपत्ति उन्हें बेच दी थी तब से वे चुप थे। खुले में मुश्किल, गुपचुप आसान। धीरे धीरे फांग युआन ने सारी तैयारी कर ली। उस रात चांद चमक रहा था और आसमान में तारे बहुत कम थे। चांद आकाश में ऐसे टंगा था जैसे जेट की थाली, और रात का अंधेरा जैसे कोई हल्का पर्दा जिसने किंग माओ माउंटेन को ढक रखा हो। दूर दराज से भेड़ियों की हुआ सुनाई देती थी। फांग युआन ने अपने कमरे की खिड़कियां और दरवाजा बंद कर लिया। वो कमरे के भीतर खड़ा था, पूरा शरीर निर्वस्त्र। सामने मेज पर गुनगुना पानी से भरा एक बासन रखा था। उसके पास एक सफेद तौलिया और एक तेज धार वाला खंजर था। यहां तक कि फर्श पर भी मोटे कपड़े की चादर बिछी हुई थी। खिड़कियों की दरार से छनकर चांदनी मेज पर पड़ रही थी। फांग युआन का चेहरा बिल्कुल भावहीन था। उसने खंजर उठाया। खंजर इतना तेज था कि उसकी चमक में चेहरा साफ दिखाई देता था। मध्यम रोशनी में उसके ठंडे चेहरे की झलक खंजर में साफ दिख रही थी। अचानक उसे धरती की मार्शल आर्ट्स की एक किताब याद आई। उसमें पहला वाक्य लिखा था, इस कला को सीखने के लिए पहले खुद को बंध्याकरण करना होगा। अगर ताकत चाहिए तो कुछ छोड़ना भी पड़ता है। तो क्या अगर किसी को अपना हिस्सा काटना पड़े? अगर इंसान में इतनी निर्दयता और हिम्मत ही नहीं कि वो सब कुछ छोड़ सके, तो फिर वो कैसे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करके सब पर राज करेगा? बिना कीमत चुकाए पाने की बातें सिर्फ बच्चों को बहलाने वाली परियां होती हैं। फांग युआन के लिए अर्थ कम्युनिकेशन ईयर ग्रास को यूज करने की कीमत कोई मायने नहीं रखती थी।
सोचकर वो हल्की सी हंसी हंसा। उसने उंगलियों से ठंडी धार को सहलाया और धीरे से गुनगुनाया, चांदनी जैसे ठंडी रात, खंजर चमके ठंडी धार। अगर सर्दी की कठोरता न हो तो बसंत की चाह कैसे हो। उसने तुरंत हाथ चलाया, खंजर उठा और गिरा। खून फूट पड़ा। मेज पर उसका पूरा दायां कान कटकर गिर पड़ा। पहले हल्की ठंडक महसूस हुई, फिर तेज दर्द की लहर ने उसे घेर लिया। उसने दांत भींच लिए और सांस खींची। दर्द सहते हुए उसने अर्थ कम्युनिकेशन ईयर ग्रास को बाहर निकाला। अब वो पहले जैसा मुरझाया नहीं था, बल्कि पूरी तरह स्वस्थ था। वो मोटा, ताज़ा, गर्म और हथेली जितना बड़ा हो गया था। यह लोचदार था और बुद्ध के झूलते कान जैसा लगता था। फांग युआन ने इसे अपने कटे हुए कान पर दबाया और रेड स्टील प्राइमीवल एसेंस डाला। तुरंत ही उसकी जड़ें जिंदा हो गईं और घाव में घुसने लगीं। दर्द की एक और भयानक लहर आई। फांग युआन को ऐसा लगा जैसे दर्जनों केंचुए उसके दिमाग में घुस रहे हों। यह दर्दनाक और घिनौना एहसास था। आमतौर पर गू मास्टर्स इस वक्त नसों को सुन्न करने वाले गू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फांग युआन के पास वो सुविधा नहीं थी, इसलिए उसने लोहे जैसी इच्छा शक्ति से इसे सहा। वो एक नौजवान का शरीर था, इसलिए दर्द के दबाव में उसका शरीर डगमगाने लगा। धीरे धीरे जड़ें और अंदर गईं और घाव से मिलकर उसका नया कान बन गई। आखिरकार खून बहना बंद हो गया, यहाँ तक कि कोई निशान भी नहीं रहा। लेकिन फांग युआन का चेहरा पीला पड़ चुका था। दर्द अभी भी कम नहीं हुआ था और उसे लगातार सताता रहा। उसकी नसें फूली हुई थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अभी उसका शरीर इस गू के साथ पूरी तरह अभ्यस्त होने में समय लेगा। उसने आईना उठाकर चांदनी में देखा। उसमें उसने अपना पीला चेहरा और सिकुड़ी भौहें देखीं। उसका दायां कान बाएं से दुगना बड़ा था और विकृत लगता था। फांग युआन ने परवाह नहीं की। आईने में देख संतुष्ट होकर उसने तौलिया उठाया। तौलिया पानी में डुबोकर उसने अपने शरीर से खून के निशान साफ किए। कपड़े न होने से साफ करना आसान था। पैरों तक बहा खून फर्श पर बिछे कपड़े ने सोख लिया। खून पहुंचकर उसने अपना कटा हुआ कान उठाया। वो ठंडी हंसी हंसा और मून ग्लो गू से अपने कान को मांस के चूरे में बदलकर पूरी तरह नष्ट कर दिया। फिर खून से भरे बासन को पलंग के नीचे रखा और उसमें कोयला डाल दिया। ये सब करने के बाद ही फांग युआन बिस्तर पर लेटा। दर्द अब भी उसके सिर और धड़कन के साथ धड़क रहा था। वो नहीं जानता कब नींद आई, लेकिन आखिरकार वो गहरी नींद में डूब गया। फांग युआन जब जागा तब तक दूसरे दिन का दोपहर हो चुका था। उसका सर दर्द अब गायब था और रात की भयंकर पीड़ा भी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसने अनजाने में अपने कान को छुआ। स्पर्श सामान्य ही था, जैसे कुछ हुआ ही न हो, मानो पिछली रात उसका कान काटा ही नहीं गया था। वो बिस्तर से उतरकर आईने के सामने गया। आईने में एक जवान लड़के का चेहरा नजर आया। वो सुंदर नहीं था, लेकिन उसकी आंखों की गहरी काली पुतलियां उसे आम लोगों से अलग करती थीं। उसमें एक ठंडी लेकिन अनोखी करिश्माई आभा थी। उस जवान के कान बिल्कुल साधारण थे, जैसे औरों के। पिछली रात जब उसने अर्थ कम्युनिकेशन ईयर ग्रास लगाया था तो उसका दायां कान मोटा और लटकता हुआ था, यहाँ तक कि ठोड़ी तक झुक गया था, लेकिन अब वो बिल्कुल सामान्य लग रहा था। कोई फर्क नहीं था। ये सब इसलिए क्योंकि अब उसका शरीर और वो ग्रास आपस में ढल चुके थे। फांग युआन ने मन में सोचा और उसके अपर्चर से लाल स्टील प्राइमीवल एसेंस शरीर में बहते हुए कान की ओर बढ़ने लगा। तुरंत ही उसकी सुनने की शक्ति कई गुना बढ़ गई और उसे ढेरों पैरों की आहट सुनाई देने लगी। वो दूसरी मंजिल पर था, फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो जमीन पर खड़ा हो। फांग युआन ने ध्यान केंद्रित किया। एसेंस खर्च होता रहा और सुनने की क्षमता और भी तेज होती गई। आईने में उसने देखा कि उसके कान से जड़ें बाहर निकल रही हैं। ये जड़ें 1000 साल पुराने जिनसेंग की जड़ों जैसी थीं, जो कान से बाहर निकलकर नीचे जमीन की ओर फैल रही थीं। साथ ही उसका दायां कान फिर से मोटा होने लगा। फांग युआन ने अर्थ कम्युनिकेशन ईयर ग्रास का इस्तेमाल बंद कर दिया और अगले ही पल कान से निकली जड़ें पीछे हट गईं और कान फिर सामान्य हो गया। बेशक उसकी सुनने की क्षमता भी पहले जैसी हो गई। अब मेरे पास एक रिकॉन टाइप जीव है। फांग युआन ने अपना ऊपरी कपड़ा पहना और बिस्तर के नीचे से पानी का टब निकाला। पिछली रात का खून मिला पानी अब कोयले के कारण काला गंदा पानी बन चुका था। उसमें डूबी हुई खून से भीगी तौलिया भी अब पूरी तरह काली दिख रही थी। पहले उसमें लाल के साथ सफ़ेदी झलक रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे रसोई में तेल पहुंचने का कपड़ा हो। यह टब अगर वो बाहर ले जाता और किसी के सामने डाल देता तो किसी को शक नहीं होता। गर्मी आने वाली थी और गांव के बहुत से लोग सर्दियों में इस्तेमाल किया चूल्हा साफ कर रहे थे। अक्सर उन्हें भी ऐसा ही काला गंदा पानी मिल जाता था। लोहे को गर्म रहते पीटना चाहिए। फांग युआन फिर से रॉक क्रैक सीक्रेट केव में घुस गया। इस बार वो खाली हाथ नहीं आया, बल्कि बाहर से एक हिरन का बच्चा पकड़ लाया, जिसके चारों पैर उसने बांध दिए थे। मुंह पर भी लोहे का जकड़न लगाया। फिर स्टेल्थ स्केल्स गू से अपनी उपस्थिति छुपाकर उसे रॉक डोर तक लाया। उसने दरवाज़ा खोलने की जल्दी नहीं की, बल्कि अर्थ कम्युनिकेशन ईयर ग्रास एक्टिवेट किया। जड़ें कान से निकलकर फैलीं और उसकी सुनने की शक्ति और भी बढ़ गई। डोंग डोंग डोंग। सबसे पहले उसे हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, धीमी धड़कन की।
जैसे जैसे जड़ें लंबी होती गईं, धड़कन तेज होती गई और अलग अलग जगहों से आने लगीं। फांग युआन को सोचना भी नहीं पड़ा, उसे तुरंत समझ आ गया कि ये आवाज़ें स्टोन फॉरेस्ट के अंदर जेड आई स्टोन मंकीज़ की धड़कनों की हैं। उसने आंखें मूंद लीं और दिमाग में कल्पना की कि वे बंदर अपनी गुफाओं में सिमटे हुए गोल होकर सो रहे हैं। लेकिन ये वो नहीं था जो वो ढूंढना चाहता था। उसने सुनना जारी रखा। उसका दायां कान थोड़ा और मोटा हो गया। जिनसेंग जैसी जड़ें आधा मीटर लंबी होकर रॉक दूर में धंस गईं। अब उसकी सुनने की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। उसके चारों ओर 300 कदम तक की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। यही अर्थ कम्युनिकेशन ईयरग्रास का असली उपयोग था। गांव में जो उसने किया वो केवल एक परीक्षण था। अगर इसकी जड़ें ज़मीन से ना जुड़ें तो ये केवल साधारण स्तर का रैंक 2 रिकॉन गू है। लेकिन जैसे ही जड़ें ज़मीन में लगती हैं, इसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। यह स्वाभाविक भी था। धरती पर ध्वनि का प्रसार माध्यम पर निर्भर करता है। मिट्टी या पानी में ये हवा से कहीं तेज चलता है। प्राचीन चीन में युद्ध के समय सैनिक सोते वक्त तरकश को तकिए की तरह रखते थे ताकि घुड़सवारों की आहट जमीन से सुनकर जाग जाए। अगर हवा से सुनते तो देर हो जाती। जड़ें रॉक डोर में घुसीं और फांग युआन ने तुरंत ही उसके पीछे की हलचल सुन ली। वो आवाज़ अस्त व्यस्त और उलझी हुई थी, लेकिन बहुत बारंबार थी। उसकी तुलना में बंदरों की धड़कनें तो ढोल जैसी लग रही थीं। अगर कोई नया गू मास्टर ये आवाज़ सुनता तो तरह तरह के अनुमान लगाने लगता, लेकिन फांग युआन को ये पहले से ही उम्मीद थी। उसने थोड़ी देर सुना और भौहें चढ़ा दी। उसने रॉक डोर को धक्का देकर खोल दिया। दरवाज़ा बहुत भारी था, लेकिन उसकी 2 सुअरों जैसी ताकत से ये आसान था। दरवाज़ा खुला तो सामने एक अंधेरी लंबी सुरंग थी जो सीधी अज्ञात दिशा तक जा रही थी। फांग युआन ने पकड़ा हुआ हिरण खोल दिया और उसे उस सुरंग में धकेल दिया। हिरण बहुत चालाक था। उसे अंधेरे रास्ते का खतरा महसूस हुआ। वो आगे नहीं बढ़ा। उसकी बड़ी आंखें फांग युआन की तरफ घूरती रहीं, जिनमें डर और दया की गुहार थी। फांग युआन ने ठंडी सांस भरी और एक मून ब्लेड फेंका। मून ब्लेड छोटा रखा गया था, जिसने हिरण के शरीर को हल्का सा काट दिया। घाव से खून बह निकला और दर्द के कारण हिरण डरकर आगे की ओर भाग पड़ा। अंधेरे ने जल्द ही उसे निगल लिया। फांग युआन ने फिर से अर्थ कम्युनिकेशन ईयरग्रास एक्टिवेट किया। इस बार जड़ें दीवारों में घुस गईं। उसकी सुनने की क्षमता और तेज हुई और सबसे पहले उसने हिरण के कदमों की आहट, उसकी धड़कन और कुछ और आवाज़ें सुनी। गोल्डन सेंटीपीड की गुफा खतरनाक है। अर्थ कम्युनिकेशन ही आपदा से बचने का रास्ता है। फांग युआन के दिल में साफ था कि यह आवाज़ सेंटीपीड की हलचल की थी। उसके कानों में हिरण की चीखें पड़ी। यकीनन वो गुफा में घुस चुका था और सेंटीपीड से टकरा गया था। फांग युआन अपने मन में साफ देख पा रहा था। घबराया हुआ हिरण सेंटीपीड के झुंड से घिरा हुआ है, जान बचाने के लिए भाग रहा है, पैर पटक रहा है और मौत सामने देख चीख रहा है। बेशुमार सेंटीपीड उसके ऊपर चढ़ गए। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी धड़कन रुक गई। अब सेंटीपीड का झुंड उसका मांस खाने लगा। तभी फांग युआन की आंखें चमकी। उसने एक खास आवाज़ सुनी। वो आवाज़ भिनभिनाहट जैसी थी, जैसे किसी चेनसॉ का शोर। उसमें घमंड, ताकत और जंगलीपन झलक रहा था। कोई नया ये सुनता तो उलझ जाता, लेकिन फांग युआन ने तुरंत पहचान लिया। Rank 3 Wild GU Worm, Chainsaw Golden Centipede. ये सेंटीपीड झुंड का राजा था, असली हत्यारा। फांग युआन दिमाग में साफ देख सकता था। 1 मीटर लंबा, 2 मुक्कों जितना चौड़ा उसका शरीर गुफा में रेंग रहा है। इसके दोनों तरफ आरी जैसे दांतों की कतार थी जो चलते समय इलेक्ट्रिक चेनसॉ की तरह घूम रही थी। उसके आते ही सारे सेंटीपीड शांत हो गए। वो तेजी से आया और जहां भी गया सेंटीपीड हट गए। वहां हिरण का आधा शरीर पड़ा था। वो उसके शरीर पर चढ़ गया और खून व मांस खाने लगा। हड्डियों तक पहुंचते ही उसने शरीर लपेटकर आरी जैसे दांतों से उन्हें चूर कर दिया। यहां तक कि व्हाइट जेड गू की रक्षा भी इसके सामने टिक नहीं सकती। लगता है फ्लावर वाइन मंक का इरादा यही है कि मैं अर्थ कम्युनिकेशन ईयरग्रास का प्रयोग कर सेंटीपीड से बचूं। लेकिन मेरे पास स्प्रिंग ऑटम सिकाडा है, तो इस चेनसॉ गोल्डन सेंटीपीड को वश में करना असंभव नहीं है। फांग युआन के मन में विचार आया। वो इस शिकार पर बेहद खुश था। चेनसॉ गोल्डन सेंटीपीड एक शानदार गूवर्म था। अगर ये उसके पास आ जाए तो एक और मजबूत आक्रमण साधन होगा। लेकिन इसे वश में करना रैंक 4 गू मास्टर के लिए भी आसान नहीं था। पकड़ना और मारना 2 अलग चीजें हैं, और पकड़ना कहीं ज्यादा कठिन है। जंगली गूवर्म सब चालाक होते हैं। अगर इसने जरा भी खतरा महसूस किया तो जमीन में घुस जाएगा और भाग निकलेगा। अगर किसी गू मास्टर के पास सुरंग बनाने की शक्ति ना हो तो पीछा कैसे करेगा। लेकिन फांग युआन के पास स्प्रिंग ऑटम सिकाडा था। अगर वो इसे पकड़ लेता और सिकाडा की हल्की सी आभा छोड़ देता तो ये गूवर्म डरकर हिल भी न पाता। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा रैंक 6 था। उसका प्रभाव रैंक 1 से रैंक 4 तक के गूवर्म पर बेहद शक्तिशाली था, रैंक 5 पर कम और रैंक 6 पर तो बिल्कुल नहीं। ये बात दिलचस्प थी, लेकिन असल में इंसानी समाज भी ऐसा ही है। जो बहुत आगे होते हैं लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन जो थोड़ा ही बेहतर होते हैं उनसे लोग टकराते हैं, प्रतियोगिता करते हैं।
मैं अभी रैंक 2 मिडिल स्टेज पर हूँ, इसलिए इस रैंक 3 चेनसॉ गोल्डन सेंटीपीड को वश में करना संभव है, लेकिन अभी जल्दी है, फांग युआन ने सोचा। रैंक 2 गू मास्टर के लिए रैंक 2 गू वर्म ही सबसे सही और उपयोगी होते हैं। हाँ, कुछ लोग रैंक 3 या रैंक 4 भी रखते हैं, लेकिन ये आम नहीं है। पहला कारण, ऊंचे रैंक के गू वर्म को पालना बहुत महंगा होता है। दूसरा, उन्हें इस्तेमाल करना मुश्किल होता है। जैसे कोई बच्चा भारी हथौड़ा उठाने की कोशिश करे तो खुद को चोट पहुंचा बैठे। हिरण पहले ही पूरे झुंड को चौकन्ना कर चुका है। अब इन्हें शांत होने में 10 दिन से 15 दिन लगेंगे। मेरी जांच पूरी हो गई, मन की पुष्टि भी हो गई, लेकिन अभी मौका नहीं है। जल्दी करना ठीक नहीं। यही सोचकर फांग युआन ने रॉक डोर फिर से बंद कर दिया और स्टेल्थ स्केल्स गू से वहां से निकल गया। अंधेरे बादल पूरे आसमान पर छा गए थे। पूरे किंग माओ माउंटेन पर परछाइयां फैल चुकी थीं, जैसे तूफान आने का संकेत दे रही हों। एक सुनसान माउंटेन की ढलान पर दर्जनों तगड़े लाइटनिंग वुल्व्स दांत निकालकर नीची गुर्राहट कर रहे थे। उन्होंने फांग युआन को चारों तरफ से घेर रखा था। ये सभी भेड़िए ताकतवर और स्वस्थ थे, बिल्कुल भी अपंग नहीं। कोई भी रैंक 2 गू मास्टर अगर यहां अकेला होता तो निराश हो जाता, मगर यहां मामला बिल्कुल उल्टा था। फैंग युआन चुपचाप खड़ा था, चेहरा शांत। बल्कि ये लाइटनिंग वुल्व्स जो उसे घेर रहे थे वे ही थोड़े घबराए और डरे हुए थे। लड़ाई काफी देर से चल रही थी। जमीन पर खून फैला हुआ था। कई लाइटनिंग वुल्व्स गिरे पड़े थे। उनकी चुप्पी फैंग युआन की जीत का सबूत थी। मारो। फैंग युआन ने मन ही मन गरजकर खुद हमला करने का फैसला किया, जबकि घेराबंदी में वही था। उसने जमीन पर पैर पटका और बाईं तरफ खड़े एक लाइटनिंग वुल्फ पर झपटा। वो भेड़िया डर के मारे एक कदम पीछे हटा, मगर तुरंत उसका उग्र स्वभाव जाग उठा। उसने जोर से छलांग लगाई और फैंग युआन पर हमला किया। उसने मुंह खोल दिया, जिसमें नुकीले दांत चमक रहे थे। फैंग युआन ठहाका मारकर हंसा। वो बचा नहीं, बल्कि अपना दायां हाथ घुमाया। हवा चीरती हुई एक नीली मून ब्लेड सीधी उसके खुले मुंह में घुस गई। चीख फूटने से पहले ही वो भेड़िया मुंह से लेकर पूंछ तक 2 हिस्सों में कट गया। उबलता हुआ खून चारों तरफ बरसने लगा। फांग युआन का पूरा जिस्म सफेद जेड जैसी रोशनी में चमक उठा। वो इस खून की बारिश के बीच भेड़ियों के झुंड में घुस पड़ा। भेड़िए इकट्ठा होकर हमला करने लगे। उनके दांत उसके जिस्म से टकराते ही टूट जाते। व्हाइट जेड गू की रक्षा ने सब रोक दिया। उनके नुकीले पंजे भी किसी काम के नहीं आए। फैंग युआन मुक्का और लात मारता रहा और भेड़िए उड़ते रहे। कुछ की खोपड़ी फट गई और वहीं मर गए। अब बाजी उसके हाथ में थी, लेकिन ये बढ़त ज्यादा देर तक नहीं रह सकती थी। उसकी प्राइमीवल एसेंस तेजी से घट रही थी। फांग युआन की एप्टीट्यूड सिर्फ सी ग्रेड थी और कल्टिवेशन रैंक 2 मिडिल स्टेज। उसके एपर्चर में प्राइमीवल एसेंस आधा भी नहीं बचा था। उसने घटते प्राइमीवल एसेंस की ओर नजर डाली। अभी कई भेड़िए बचे थे। मजबूरन उसने स्टेल्थ स्केल्स गू का इस्तेमाल किया। उसका जिस्म धीरे धीरे धुंधले पानी की लहरों जैसा गायब होने लगा। एक झपकते ही वो पूरी तरह से गायब था। भेड़िए बौखला गए, गुस्से से हुक उठाई और इधर उधर सूंघते दौड़ते रहे, मगर उन्हें कुछ नहीं मिला। असल में फैंग युआन पास ही था। छुपे छुपे वो भेड़ियों की हर हरकत पर नजर रख रहा था और साथ साथ प्राइमीवल स्टोन से एसेंस भी भर रहा था, स्टेल्थ स्केल्स गू का असर बनाए रखते हुए। लाइटनिंग वुल्व्स की नजर तेज थी, मगर सूंघने की ताकत कमजोर। स्टेल्थ स्केल्स गू उनका सही तोड़ था। जब एसेंस 30% तक लौट आया, तब जाकर भेड़ियों ने निराश होकर पीछे हटना शुरू किया। फांग युआन के पास कोई मूवमेंट गू नहीं था। अगर भेड़िए सच में चले जाते तो वो अपनी रफ्तार से उन्हें कभी पकड़ नहीं पाता, इसलिए उसने खुद को फिर से दिखा दिया। भेड़ियों ने उसे देखते ही पागलपन से हुक लगाई, जैसे उसने उनके बाप को मार दिया हो। वे झुंड बनाकर उस पर टूट पड़े। फांग युआन होठ बिचकाकर हंसा। इंतजार करता रहा जब तक वे उसके करीब नहीं आ गए। तभी उसने अपना दायां हाथ चलाया। उसकी मुट्ठी पर हल्की सफेद जेड जैसी परत चमक रही थी। उसने सीधा एक भेड़िए की कमर पर प्रहार किया। धमाकेदार आवाज आई। वो भेड़िया हवा में उछलकर दूर जा गिरा। उसकी रीढ़ टूट गई थी। जमीन पर गिरकर वो तड़पने लगा, मगर अब खड़ा नहीं हो सकता था। फांग युआन ने काफी एसेंस वापस पा लिया था। अपनी ताकतवर लड़ाकू क्षमता से उसने कुछ ही देर में 4 और भेड़िए मार गिराए। बाकी बचे भेड़ियों का हौसला टूट गया। वे डर के मारे दुम दबाकर भाग खड़े हुए। फैंग युआन ने उनका पीछा नहीं किया। वो उनकी रफ्तार से मुकाबला नहीं कर सकता था। जमीन पर पड़े मरे भेड़िए ही उसके असली इनाम थे, मगर उसने तुरंत उनकी आंखें निकालने की जल्दी नहीं दिखाई। उसने अर्थ कम्युनिकेशन ईयर ग्रास का इस्तेमाल किया। वो जमीन पर कान लगाकर लेट गया। उसके कान से जड़ें निकलीं और मिट्टी में धंस गईं। अचानक उसकी सुनने की ताकत 300 कदम तक फैल गई। कई तरह की आवाजें कान में आईं, मगर कहीं और भेड़ियों का झुंड या किसी गू मास्टर की हलचल नहीं मिली। फिलहाल तो सुरक्षित हूं, उसने राहत की सांस छोड़ी। फिर खंजर निकाला और भेड़ियों की आंखें निकालनी शुरू की। उसने बस थोड़ी सी आंखें जमा करने का सोचा, बाकी छिपाकर रख दी। अगर सब जमा कर देता तो शक होता और छानबीन भी। फांग युआन ऐसी झंझट से बचना चाहता था। सारी आंखें निकालने के बाद वो तुरंत वहां से निकल गया।
ऐसे ही 2 झुंड और खत्म करने के बाद आसमान पूरी तरह काले बादलों से ढक गया। हवाएं तेज चलने लगीं, पेड़ों के पत्ते सरसराकर हरे समंदर जैसे लहरा उठे। दूर से भेड़ियों की भारी भरकम आवाजें गूंजने लगीं। फैंग युआन का चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया। पिछली जिंदगी की यादों के हिसाब से आज ही असली वुल्फ टाइड शुरू होने का दिन था। उसने फिर अर्थ कम्युनिकेशन ईयरग्रास से सुना, मगर पास भेड़ियों की कोई हलचल नहीं थी। वो चौंका नहीं, बल्कि और शांत हो गया। इसका मतलब था कि भेड़ियों से अभी कम से कम 300 कदम की दूरी थी। ये फासला, उसकी रफ्तार और इलाके की समझ सब मिलाकर उसे गांव तक पहुंचाने के लिए काफी था। ये भेड़िए चालाक हैं, ऐसे तूफानी मौसम में हमला करते हैं। तेज हवा और पेड़ों की आवाज उनके कदमों की आहट छिपा देती है। फैंग युआन ने सोचा और पूरी रफ्तार से गांव की ओर दौड़ पड़ा। कुछ ही दूर जाकर उसकी भिड़ंत 5 लोगों की टोली से हो गई। अरे, ये तो गुइये फांग युआन है। उनमें से एक युवक उसे देखकर ताना मारते हुए बोला। वो था गुइये पेंग, फांग युआन का सहपाठी। अकादमी के दिनों में फांग युआन उसे सताता और लूटता रहा था। फैंग युआन ने उसे ठंडी नजर से देखा और बिना रुके आगे निकल गया। बात का मौका ही नहीं दिया। हरामी! गुइये पेंग गुस्से से तिलमिला उठा। उसके कदम धीमे हो गए। उसे मजाक उड़ाने का मौका ही नहीं मिला। पेंग, धीमे मत चल। हमें आज कम से कम 50 लाइटनिंग वुल्व्स मारने हैं, तभी बैटल मेरिट बोर्ड में जगह बच पाएगी, उनके दल का नेता बोला। गुइये पेंग ने गुस्सा दबाया और तेजी से फिर समूह के साथ हो लिया। उसने मन ही मन सोचा, हमारी टोली 70वें नंबर पर है। फैंग युआन तो 200 से नीचे है। ये अंतर आसमान जमीन का है। मैं खुशकिस्मत हूं कि इतना अच्छा लीडर मिला। अब तक कई मेरिट बदलकर गू वर्म भी पा लिया। मेरा भविष्य उज्ज्वल है। फैंग युआन मुझसे कैसे तुलना कर सकता है? वो सोचकर शांत हुआ, बल्कि गर्व भी महसूस करने लगा। इस दुनिया में अकेले लड़कर क्या हासिल होगा? साथ मिलकर ताकत बढ़ती है। क्लान ही असली सहारा है। फैंग युआन मूर्ख है, सोचता है कि अकेला हीरो है। रिवर स्वॉलोइंग टोड को भी किस्मत से हराया और अब अकड़ दिखाता है। भले ही ग्रुप लीडर बना, मगर कोई सदस्य नहीं, इसीलिए आखिरी स्थान पर है। उसकी अजीब आदतों के कारण उसे कौन साथ देगा? सोचते सोचते पेंग का मन हल्का हो गया। अजीब था कि रास्ते में उन्हें कोई भेड़ियों का झुंड नहीं मिला। उसने आसमान की ओर देखा। दोपहर थी, मगर आसमान शाम जैसा अंधेरा था। तेज हवाएं चल रही थीं। बादल घने होकर दौड़ रहे थे। बिजली और बारिश का माहौल बन चुका था। मगर पेंग डरा नहीं। उसके चेहरे पर तिरस्कार की मुस्कान आ गई, तो इसलिए फैंग युआन जल्दी जल्दी भाग रहा था। बारिश से डर गया। कायर कहीं का, बारिश से डरने लायक क्या है? तभी उनके लीडर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने गहरी सांस खींची। सर लीडर, क्या हुआ? बाकी चारों ने पूछा। लीडर की स्काउटिंग गू कम रेडियस वाली थी, मगर जो उसने महसूस किया उसने उसे हिला दिया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो विस्तार से बताने का इच्छुक भी नहीं था। भागो जल्दी! वो डर के मारे चिल्लाया और खुद पीछे मुड़ा और दौड़ पड़ा। लीडर का पीछा करो। बाकी सब समझदार थे, तुरंत पीछे पीछे दौड़ने लगे। हू! पीछे से गूंजते भेड़ियों की आवाजें सुनाई देने लगीं, और इन आवाजों से साफ था ये संख्या 1000 से भी ज्यादा थी। सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। वे पूरी जान लगाकर दौड़े। रुको, मेरा इंतजार करो। पेंग पूरी ताकत से भागा, मगर सबसे पीछे रह गया। घबरा कर चीखने लगा। उसे पीछे भेड़ियों की सांसें सुनाई देने लगीं, मगर उसे झटका तब लगा जब उसका दयालु लीडर भी मुड़कर नहीं देखा। बाकी साथी जो भाईचारे की कस्में खाते थे, उन्होंने भी उसे अनसुना कर दिया। हू! अचानक बगल में भेड़िए की दहाड़ गूंजी। अगले ही पल एक ताकतवर झटका उसकी पीठ पर लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। धड़ाम से लुढ़कते ही उसका होश डगमगाने लगा। उसने बेहोशी में ही पलटकर देखा। आसमान चीरकर बिजली कड़की। अंधेरे में एक विशाल लाइटनिंग वुल्फ का शरीर चमक उठा। वो आम भेड़ियों से दुगना बड़ा था। उसके रोए खड़े थे। उसने मुंह खोलकर चांदी जैसे दांत दिखाए। पेंग की आंखें सुई जैसी सिकुड़ गईं। उसके मन में एक ही विचार गूंजा, 100 बीस्ट किंग। भेड़ियों का ये झुंड विशाल था। उसमें 3 मिलियन बीस्ट किंग लेवल थंडर क्राउन वुल्व्स, कई 100 बीस्ट किंग लेवल बोल्ड लाइटनिंग वुल्व्स और यहां तक कि 1000 बीस्ट किंग लेवल फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्व्स भी थे। अगले ही पल वो बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ झपटा और एक ही झटके में पेंग का सिर चबा गया। ताज़ा खून और दिमाग की बौछार हुई। भेड़िया झुककर उसकी गर्दन से खून पीने लगा और मांस नोचने लगा। उसके पीछे से अनगिनत भेड़िए दौड़ते हुए आगे निकलने लगे। चारों तरफ गड़गड़ाहट गूंज रही थी। पिट पिट जबरदस्त बारिश शुरू हो गई। सचमुच का वुल्फ टाइड शुरू हो चुका था। बरसात ऊपर से जोरों से बरस रही थी और आसमान में सांप जैसी बिजली इधर उधर नाच रही थी। यह पूरी रात चलता रहा। फांग युआन बिस्तर पर लेटा था। अपने घर के बाहर गो मास्टर्स की चिल्लाहट और बारिश में उनके कदमों की आवाज सुन रहा था। उसने आंखें सिकोड़ लीं। उसके दिमाग में फिर से पिछले जीवन की यादें चमक उठीं। पिछले जीवन में जब भेड़ियों का हमला हुआ था, तब वो सिर्फ रैंक 1 गो मास्टर था। सहायक समूह का हिस्सा होने के नाते वो गांव में छिपा रहा और किसी तरह उस विनाशकारी किस्मत से बच निकला।
लेकिन इस बार वो पहले से ही रैंक 2 मिडिल स्टेज तक पहुंच चुका था और उसके पास 4 फ्लेवर लिकर वर्म भी था। अब वो अपर स्टेज की तरफ बढ़ रहा था, इसलिए अब उसे भी बाकी गू मास्टर्स की तरह इस अंधेरी रात में भेड़ियों की लहर का सामना करना था। बाहर बारिश बरस रही है और फिर भी उन्हें इस खराब नज़र वाले मौसम में बिजली वाले भेड़ियों से लड़ना पड़ रहा है। ये सच में यातना है। फांग युआन ने मन ही मन ठंडी हंसी ली। वो किराए वाले घर में नहीं बल्कि सराय में ठहरा था। अगर वो अपने किराए के घर पर होता तो उसे जरूर लड़ाई में खींच लिया जाता। कबीले के बड़े बूढ़े इस भेड़ियों की लहर की गंभीरता को कम आंक रहे हैं। सही तरीका होता गांव में रहकर रक्षा करना, लेकिन अफसोस वे पुराने अनुभवों से अंधे हो गए हैं। फांग युआन बिस्तर पर करवट बदलते हुए सोच रहा था। खिड़की के बाहर बारिश की बौछारें छिटक रही थीं। ये सच में तूफान था। बिजली की गड़गड़ाहट लगातार कानों में गूंज रही थी। गली में गू मास्टर्स जल्दबाजी में इधर उधर भाग रहे थे। उनके कदमों की आवाज़ और गुस्से की गरज कभी थम ही नहीं रही थी। अचानक भेड़ियों की हुंकार गांव तक पहुंच गई। ये रात तो जाग कर काटनी ही थी, चाहे वे गू मास्टर्स हों जो अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ रहे थे, या गांव में छिपे हुए कांपते हुए आम लोग, या फिर फांग युआन। आधी रात तक सोने के बाद भी सब अपने आप जाग उठे। वो उठा नहीं, बल्कि अंधेरे में लेटे लेटे आंखें खोल दीं। खिड़की के बाहर की आवाज़ें उसके कानों में भर गईं। लोग जान मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। वो दृश्य वो अपनी कल्पना में देख सकता था। गांव के बाहर तूफानी रात में गू मास्टर्स और भेड़ियों के झुंड मिलकर एक बेहद जीवंत मंच तैयार कर रहे थे। कोई भी किरदार हो, सब जीवन का सार दिखा रहे हैं। जिंदगी एक नाटक जैसी है और ये एक अच्छा नाटक था। मगर फांग युआन को इस नाटक में शामिल होने की कोई इच्छा नहीं थी, बल्कि उसके भीतर एक अनकही तन्हाई उठ रही थी, एक सीमाओं वाली तन्हाई। ये तन्हाई इसलिए नहीं थी कि वो पुनर्जन्मी है या उसके पास कोई अनकहा रहस्य है, बल्कि इसलिए कि हर इंसान अकेला पैदा होता है। इंसान किस्मत के समुद्र में तैरते अलग थलग टापुओं जैसे हैं। मनुष्यों की मुलाकातें इन अकेलेपन के टापुओं की टकराहट जैसी हैं। जब ये टापू छूते हैं तो असर होता है। कभी ये टापू फायदा, रिश्ता, दोस्ती, प्यार और नफरत के नाम पर साथ चिपक जाते हैं, लेकिन आखिरकार वे फिर अलग हो जाते हैं और बर्बादी की ओर चलते हैं। यही जिंदगी का सच है। अफसोस, लोग हमेशा अकेलेपन से डरते हैं। वे भीड़ भाड़ चाहते हैं। वे कुछ न करते हुए समय बिताना नहीं चाहते, क्योंकि अकेलेपन का सामना करना मतलब दर्द और तकलीफ का सामना करना है। लेकिन अगर कोई इस दर्द को झेल ले तो उसमें हुनर और हिम्मत पैदा होती है। इसलिए कहा जाता है, बड़े लोग हमेशा अकेले होते हैं। यही तन्हाई का एहसास है। हर बार जब मैं इसे महसूस करता हूँ, ये मेरे मन को दैत्य मार्ग, डिमोनिक वे की ओर और मजबूत करता है। फांग युआन की आंखों में चमक आई और वो रेंजू की कहानी सोचने लगा। किमदंती है, रेंजू को एटीट्यूड गू मिला था। एटीट्यूड गू एक मुखौटे जैसा था, लेकिन बिना दिल के रेंजू इसे पहन नहीं सकता था, क्योंकि इससे पहले रेंजू ने अपना दिल होप गू को दे दिया था और तब से वो कठिनाइयों से नहीं डरता था। लेकिन अगर रेंजू को एटीट्यूड गू इस्तेमाल करना था तो उसे दिल चाहिए था। रेंजू परेशान हुआ और उसने एटीट्यूड गू से पूछा, ओ गू, कहते हैं कभी कभी सब कुछ नजरिया होता है। अब जब मुझे परेशानी आई है तो तुम जानते ही हो, इसलिए मैं सलाह लेने आया हूँ। एटीट्यूड गू बोला, यह मुश्किल नहीं है रेंजू, तुम्हारे पास दिल नहीं है तो बस नया दिल ढूंढ लो। रेंजू उलझन में पड़ गया। उसने फिर पूछा, तो नया दिल कैसे मिलेगा? एटीट्यूड गू ने आ भरी, दिल कहीं भी है और कहीं नहीं भी। दिल पाना आसान भी है और कठिन भी। तुम्हारी स्थिति में तुम अभी दिल पा सकते हो। रेंजू खुश हुआ, जल्दी बताओ कैसे? एटीट्यूड गू ने चेतावनी दी, ये दिल तन्हाई का दिल है। इंसान, क्या तुम इसे सच में चाहते हो? एक बार पा लिया तो अनंत दर्द, तन्हाई और डर का सामना करना पड़ेगा। रेंजू ने उसकी चेतावनी नहीं सुनी और आगे पूछता रहा। एटीट्यूड गू रेंजू के आदेश को टाल नहीं सकता था, इसलिए बोला, तुम्हें बस एक तारों भरी रात आसमान को ताकना है और कुछ नहीं कहना है। जैसे ही सुबह होगी तुम्हें तन्हाई का दिल मिल जाएगा। उस रात आसमान तारों से भरा था। एटीट्यूड गू की हिदायत के अनुसार रेंजू अकेला पहाड़ की चोटी पर बैठ गया और आसमान को घूरने लगा। इससे पहले उसका जीवन बहुत कठिन था। वो हमेशा जिंदा रहने के लिए संघर्ष करता था। उसे इस सुंदर और रहस्यमयी आसमान को देखने का समय ही नहीं मिला। लेकिन अब जैसे ही उसने तारों को देखा, उसके विचार भटकने लगे। वो लगातार अपने बारे में सोचने लगा, इतना छोटा और कमजोर इंसान हमेशा डर और असुरक्षा में जी रहा है। हालांकि मेरे पास होप गू, स्ट्रेंथ गू, रूल्स एंड रेगुलेशन गू और एटीट्यूड गू हैं, फिर भी इस धरती पर जीना मुश्किल है। अगर मैं कल मर भी जाऊं तो कोई हैरानी नहीं। अगर मैं मर गया तो क्या दुनिया मुझे याद रखेगी? क्या कोई मेरी जिंदगी पर खुश होगा और मेरी मौत पर दुखी होगा? ये सोचकर रेंजू ने सिर हिलाया। इस दुनिया में वो अकेला इंसान था और कोई कहाँ से आता। गू के साथ होते हुए भी उसे गहरी तन्हाई का एहसास हुआ, तन्हाई का दिल। उसी पल जब रेंजू ने तन्हाई महसूस की, उसके शरीर में अचानक एक नया दिल बन गया। सूरज क्षितिज से निकला और उसके चेहरे पर चमक पड़ा।
लेकिन रेंजू को कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि अंतहीन दर्द, निराशा, उलझन और डर महसूस हुआ। वो इस तन्हाई और डर को सह नहीं सका। उसे सिर्फ अंधकार और प्रलय का आभास हुआ। इसलिए उसने दर्द से रोते हुए अपनी उंगलियां अपनी आंखों में डाली और उन्हें निकाल फेंका। उसकी बाईं आंख जमीन पर गिरी और सुनहरे बालों और मजबूत शरीर वाले एक जवान आदमी में बदल गई। वो आते ही रेंजू के पैरों में झुक गया और बोला, ओ रेंजू, मेरे पिता, मैं तुम्हारा बड़ा बेटा हूँ, वर्ड एंड ग्रेट सन। उसी समय उसकी दाईं आंख एक लड़की में बदल गई और उसने रेंजू का हाथ थामा और बोली, ओ रेंजू, मेरे पिता, मैं तुम्हारी दूसरी बेटी हूँ, डेसोलेट एंशिएंट मून। रेंजू जोर से हंस पड़ा। उसकी खाली आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने 3 बार अच्छा कहा और बोला, अब मेरे बच्चे हैं, मैं आखिर इस तन्हाई के दिल के दर्द को सह सकता हूँ। अब से मेरी मौजूदगी पर लोग खुश होंगे और मेरी मौत पर दुखी होंगे। भले ही मैं अभी मर जाऊं, तुम मुझे याद रखोगे। बस आखिरकार उसने आ भरी। मैंने दोनों आंखें खो दी हैं और अब रोशनी नहीं देख सकता। अब तुम दोनों मेरे लिए इस दुनिया को देखोगे। पूरी रात बारिश हुई, सिर्फ भोर में जाकर रुकी। फांग युआन सराय से बाहर आया। सड़कों पर लोग भारी और दुखी चेहरे लिए घूम रहे थे। उस रात कबीले को बड़ा नुकसान हुआ। असल में किंग माओ माउंटेन पर तीनों क्लान्स में से कोई भी इस हालात से नहीं बच पाया। सबको भारी नुकसान झेलना पड़ा। फांग युआन ने मेरिट बोर्ड देखकर ये जान लिया। एक रात में ही बैटल मेरिट बोर्ड से 25 छोटे समूह मिट गए। सब भेड़ियों की लहर में बलिदान हो गए। अगर 1-2 जीवित भी बचे तो घायल या अपाहिज हो गए। गु युए पेंग का समूह भी इनमें शामिल था। अगले दर्जन भर दिनों में हालात और बिगड़ गए। पहले 100 बीस्ट किंग बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ दिखाई दिया और जल्द ही खबर आई कि 1000 बीस्ट किंग फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ भी है। ऐसी खबरें रैंक 2 गू मास्टर्स को डराने लगीं। अगर फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ से सामना होता तो कम से कम 3 समूहों को मिलकर लड़ना पड़ता। इसमें साधारण भेड़ियों के झुंड तो शामिल ही नहीं थे। तीनों क्लान्स को हालात संभालने के लिए अपने रैंक 3 एल्डर्स को भेजना पड़ा। इस हालात में गू मास्टर्स की रोजमर्रा की जिंदगी बेहद खतरनाक और लंबी हो गई। स्टेल्थ स्केल्स गू होते हुए भी फांग युआन को सावधानी से काम लेना पड़ रहा था। आखिर वो कभी भी बीस्ट किंग क्लास लाइटनिंग वुल्फ से टकरा सकता था जिसके पास लाइटनिंग आई गू हो। अच्छी बात यह थी कि उसने पहले ही कीमत चुकाकर अर्थ कम्युनिकेशन ईयर ग्रास हासिल कर लिया था। ये इन्वेस्टिगेटिव गू का दायरा बहुत बड़ा था जिससे वो बड़े झुंडों से बच सकता था। आखिरकार जुलाई के खत्म होते होते मौसम गर्म हो गया। हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन तीनों क्लान्स के सहयोग से हालात काबू में आने लगे। कहीं पहाड़ी के पास 3 गू मास्टर्स जिन्होंने पहले ही भारी लड़ाई झेली थी अब एक बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ से जूझ रहे थे। मौत की आहट पास थी। धत्तेरे की प्राइमीवल एसेंस कम है। अगर 60% होता, नहीं बस 30% भी होता तो हमें ऐसे भागना नहीं पड़ता। समूह नेता शियोंग झान ने धीरे धीरे पास आते बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ को घूरते हुए मुंह से खून थूका। आगे पहाड़ी की चट्टान है, अब रास्ता नहीं बचा। क्या करें? एक सदस्य ने पीला चेहरा लिए पूछा। क्या करेंगे? बस उम्मीद करें मदद पहुंच जाए। सुना है हमारे कबीले के लॉर्ड बाय निंगबिंग ने बंद साधना खत्म करके लड़ाई में कदम रखा है। असल में सियोंग क्लान और बाई क्लान के 2 समूह मिलकर भेड़ियों की लहर का सामना कर रहे थे, लेकिन अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। उस बाय निंगबिंग पर भरोसा करने से अच्छा है कि मैं खुद मौत से लड़ूं। शियोंग झान ने दांत भींचे। बीस्ट किंग खतरनाक इसलिए है क्योंकि उसके शरीर पर गू होते हैं। मेरे पास प्लंडर गू है, ये जबरदस्ती दुश्मन का गू छीन सकता है, लेकिन इसे चलाते समय मुझे स्थिर रहना होगा और मैं हिल नहीं सकता। इस दौरान तुम दोनों को मेरी रक्षा करनी होगी। ठीक है। बाकी दोनों ने एक दूसरे को देखा और शियोंग झान के आगे खड़े होकर बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ को रोकने लगे। हालांकि उन्हें पता था कि उम्मीद कम है, लेकिन कोई भी मरने के लिए तैयार नहीं था। अगर प्लंडर सफल रहा तो हमारे पास जीने का मौका है। भगवान हमारी मदद करे। शियोंग झान का चेहरा दृढ़ था। उसने अपना दायां हाथ उठाया। जिंदगी और मौत इसी पर निर्भर थी। 3 इंसान और एक भेड़िया नहीं जानते थे कि ऊपर चट्टान पर सफेद बालों और सफेद कपड़े वाला एक जवान उन पर नजर डाल रहा था। जिंदगी कितनी बोरिंग है। वो जमीन पर बैठा था, एक हाथ से अपने को संभाले और दूसरे से बोतल से तरल उंडेल रहा था। लेकिन जो वो उंडेल रहा था वो शराब नहीं बल्कि मीठा पहाड़ी झरने का पानी था। उसे शराब पसंद नहीं थी, सिर्फ पानी अच्छा लगता था। वो पानी पीते हुए नीचे का दृश्य देख रहा था। लड़ो और मर जाओ। इतनी साधारण जिंदगी बहुत बोरिंग है। सिर्फ ऐसी तीव्र लड़ाई में ही तुम्हारी जिंदगी में रंग और रोमांच आता है, तभी तुम्हारे जीवन का कोई मतलब है। वो दिल ही दिल में हल्की हंसी हंसा, पर मदद करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। चाहे उसके पास ताकत हो, चाहे उसका अपना बाई क्लान सदस्य वहां हो, तो क्या? उसके लिए तन्हाई ही सबसे गहरा अंधेरा है और रिश्तों की रोशनी सिर्फ एक दिखावा। वो बाय निंगबिंग किसी को बचाने जैसा बोरिंग काम नहीं करेगा। तो गाइस, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मैक्स मांगा एक्सप्लेन से। बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।
कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।